रिकॉर्डिंग का मैसेज करो स्क्रीन शेयर। यस मैम। अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट क्या किया था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ना था, सिर्फ एरिथमेटिक मीन जो है उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो पहले हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ जो भी मिल रहा है वो कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है मीडियन स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो एरिथमेटिक मीन, तो यहाँ से सेट बी से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा कर सकते हैं, सेट ए भी करेंगे, लेकिन सेट ए में पूरा थ्योरी है। ठीक है, मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव पार्ट्स नहीं है, तो वो पूरा जब चैप्टर कंप्लीट होगा तभी करेंगे। ठीक है, बट ये कैलकुलेशन जो हम लोगों ने लास्ट क्लास सीखा था उसको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा जो भी हमारा मीन रिलेटेड क्वेश्चन है उसको करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 यही हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 तो हम यहाँ करवाएंगे। ठीक है, वो मैंने ओपन रखा है दिखाने के लिए कि क्या क्या यूज करके हमें करना है। तो सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये लिख लिया मैंने कि सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 करना। अच्छा, क्या लिखा हुआ है देखो, लिखा हुआ है कि इफ देयर आर 3 ऑब्जर्वेशंस, अगर 3 ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशंस का वैल्यूज भी गिवन है 15, 20, 25, देन द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज, क्या होगा। ठीक है, तो ये देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा था। अगर प्रॉपर्टी तुम लोग को याद है तो ये बिना सॉल्व किए इस क्वेश्चन का आंसर देना है, मतलब सॉल्यूशन वगैरह कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बिना सॉल्व के ही आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या था हम दिखा देते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को बेस करके देखो अभी तो हम दिखा दे रहे, लेकिन तुम लोग को ही वो सारा चीज याद रखना है। ये देखो, ये रहा यहाँ पर सेकेंड वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वाला द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज 0, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इफ देयर आर 3 ऑब्जर्वेशंस देन द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज, क्या होगा वो, अगर वो प्रॉपर्टी कॉपी में लिखा हुआ है उसके हिसाब से। हाँ, 0 मैम। 0 होगा। देखो यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी में क्या बोला था, देखो बोल रहा है कि एल्जेब्रिक सम यानी कि हमें नॉर्मल सम यानी कि टोटल करना है किसका, डेविएशन का। डेविएशन मतलब मैंने बता दिया गैप। ठीक है, किससे गैप निकालना है, बोल रहा है सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का अरिथमेटिक मीन से गैप निकालना है, तो आंसर 0 आता है। तो अगर प्रॉपर्टी याद रखते हो, जो कि रखना पड़ेगा, तो फिर यहाँ से बिना सॉल्व के हम लोग 0 बता सकते हैं। और अगर प्रॉपर्टी याद नहीं रहा, बाई चांस अगर याद नहीं रहा, तब क्या करना है, तब सिंपल कैलकुलेशन करना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन होगा, ये रहा x। ठीक है, x जो है, x का वैल्यूज पुट करेंगे 15, 20 और 25। ये रहा 15, 20 और 25, ये x ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू हो गया। अब हमें बोला है कि क्या करना है, सम ऑफ, गुड मॉर्निंग, देखो तो यहाँ पर कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, अब बोला है सम निकालना है, मतलब टोटल ऑफ डेविएशन, डेविएशन यानी गैप, किसका, ऑब्जर्वेशन का गैप किससे, उसके अरिथमेटिक मीन से। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें निकालना है ऑब्जर्वेशन क्या है, एक से, उसका गैप निकालना है किससे, अरिथमेटिक मीन से। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका अरिथमेटिक मीन कितना आएगा। तो समेशन एक्स निकाल लो, देख लो कितना आता है, 60। ठीक है, अब एरिथमेटिक मीन कितना आ जाएगा, मतलब एक्स बार कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्स कितना आया, 60। कितने सारे ऑब्जर्वेशन है, 3 ऑब्जर्वेशन है, तो एवरेज ही तो निकालना है, तो कितना हो गया 20। तो मुझे क्या करना है, 15 माइनस 20, 20 माइनस 20, 25 माइनस 20, तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 माइनस 20 आता है -5, 20 माइनस 20 0 आता है, 25 माइनस 25 आता है। ठीक है, तो ये 5 -5 और 0 ये पूरा मिला के आंसर आ गया 0। ठीक है, तो हमें बोला था क्या निकालने के लिए, सम। सम का साइन क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में, ये वाला बताया था स्टार्टिंग में ही, सम डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस का गैप फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, तो ऑब्जर्वेशंस का गैप फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन और उसका सारा टोटल करने से आंसर 0 आता है। ये कैलकुलेट करके भी कर सकते हो, बिना कैलकुलेट किए भी हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो प्रेफरेबल है कि बिना कैलकुलेट किए करो, क्योंकि इससे जो है प्रॉपर्टी याद हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं? ये मीडियन का है, मोड का है, जीएम का है, ये सब अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा। हार्मोनिक मीन भी नहीं पढ़ा। एम जीएम है तो एम पढ़ा है बट जीएम नहीं पढ़ा। एम एचएम क्वार्टाइल डिसाइल ये सब अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। हाँ, ये कर सकते हैं। बोल रहा है कि देयर आर टू ग्रुप्स कंटेनिंग 30 and 20 ऑब्जर्वेशंस एंड हैविंग 50 and 60 एज अरिथमेटिक मीन्स, देन द कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। तो हमें कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का वैल्यू पूछा है, मतलब दो ग्रुप को मिला के जो आंसर होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कैसे होगा? सेट बी का ही कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब तुम लोग अपनी कॉपी से फॉर्मूला देखो और मुझे बताओ कि ये देखो कंबाइंड मीन में जो फॉर्मूला है उसमें तुम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू किस चीज को डिनोट कर रहा है। तो बोल रहा है टू ग्रुप्स कंटेनिंग 30 and 20 ऑब्जर्वेशन। तो 30 और 20 को किस चीज से डिनोट करते हैं? ये तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया ना, कि 30 और 20 ऑब्जर्वेशन है। जैसे यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन किया उसमें कितने सारे ऑब्जर्वेशन थे? 3 ऑब्जर्वेशन थे। ठीक है, एक 15, एक 20, एक 25। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 and 20 बोला है, तो उसको किससे डिनोट करोगे? N1 N2। सही, N1 N2 इतना तो देखो होना ही चाहिए हमें, मतलब पता होना चाहिए, बिकॉज एन से फॉर्मूला ही स्टार्ट है। ठीक है, एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। ये कोई भी चैप्टर में होगा स्टैटिस्टिक्स का, ये चैप्टर नहीं है, ये पूरे स्टैटिस्टिक्स पूरा। अगर कोई सिर्फ स्टैटिस्टिक्स को लेके भी पढ़ाई करता है तो भी उसके लिए एन वही होता है। ठीक है, N1 N2। अच्छा, अब ये बोल रहा है हैविंग 50 and 60 एज अरिथमेटिक मीन। तो ये दोनों अरिथमेटिक मीन है, ये तो बोल ही दे रहा है, तो इसको डिनोट कैसे करोगे? ये तो बोल ही दिया है कि ये अरिथमेटिक मीन है, तो अरिथमेटिक मीन को डिनोट कैसे करोगे इसमें? X बार। x1 बार, x2 बार। ठीक है, x बार अगर कर देंगे तो एक हो गया ना, तो वो तो कंबाइन का होगा। लेकिन कंबाइन मीन में अगर देखोगे तो हमारा दो ऑब्जर्वेशंस होता है, दो जो है मीन होता है, फिर उसको मिला के एक मीन निकालना होता है। तो हमें बोला है कंबाइन अरिथमेटिक मीन निकाल, मतलब हमें क्या निकालने बोला है? एक्स ऑफ सी। ठीक है, अब फॉर्मूला देखो, देखो थोड़ा सा घर पे पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा ना। ये देखो, ये कहाँ चला गया? देखो थोड़ा थोड़ा देखना है हमें एटलीस्ट। ये रहा कंबाइंड, ये देखो है ना, इसमें क्या क्या है एटलीस्ट वो दिमाग में रखोगे। एक साथ तो याद नहीं होगा, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखोगे तो याद हो जाएगा। ये देखो कंबाइंड बीइंग का पूरा दोनों मिला के करना है। ठीक है, उसमें फिर दो ग्रुप रहेगा, तुम लोग का दो ही ग्रुप रहता है नॉर्मली, दो ग्रुप से ज्यादा भी हो सकता है, तो यहाँ दो ग्रुप दिया है। ठीक है, तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा? N1 X। अब ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बाकी मैंने लॉजिक बताया था कैसे ये फॉर्मूला बना। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, तो हम लोग को निकालना है कंबाइन मीन। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? x1 बार N1, x2 बार N2, N1 प्लस N2। ठीक है, अब आइडेंटिफाई करने आना क्यों जरूरी है? अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो फिर लिखोगे क्या, कि मुझे क्या लिखना है? तो ये 30 और 20 N1 N2 है, तो ये हो गया 30 प्लस 20। ठीक है, हमेशा ऐसे लिख लेना है, जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे ऐसे करके लिख लेना है कि भाई ये डेटा मेरे पास अवेलेबल है, तो फिर मुझे पूछा क्या होगा। ठीक है, ये है 50 और ये हो गया हमें 60 लिखना है। ठीक है, अब फॉर्मूला x1 बार कितना है? 50 और ये हो गया 30, x2 बार 60 और N2 हो गया 20। अब देखो कितना हो जाएगा? 1500 प्लस 1200 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2700 डिवाइडेड बाई 50। 2700 डिवाइडेड बाई 50, अब देखते हैं कितना है। 54। 54, तो आंसर हो जाता है 54। ऑप्शन बी का आंसर 54 यानी कि सी। अच्छा, आप देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वाला भी कर सकते हैं, 11th नंबर, ये वाला पेट बी का क्वेश्चन नंबर 11, ये भी हम लोग कर सकते हैं। देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि द एवरेज सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर इज 10,000। एक ग्रुप में अनस्किल्ड वर्कर है जिनका एवरेज सैलरी है 10,000 एंड दैट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर इज 15,000। ठीक है,
तो मुझे एक चीज बोलो कि ये 15,000 और 10,000 को किससे डिनोट करोगे? अभी अभी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन किया, मतलब सेम टॉपिक पे। तो एवरेज सैलरी एक ग्रुप में अनस्किल्ड वर्कर का है 10,000 और एक ग्रुप में स्किल्ड वर्कर है, मतलब दो ग्रुप है, एक स्किल्ड का एक अनस्किल्ड का, ठीक है। तो स्किल्ड वर्कर का बोला है 10,000, अनस्किल्ड का बोला है 15,000। तो मुझे बोलो इसको किससे डिनोट करना है? N1 N2 N1 N2 तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, এটা কি বলেছে তাকে এবারে ভেবে বলো, आप सोच के बोलो। X bar X 1 bar X 1 bar 2 x1 बार x2 बार, सही है। इफ द कंबाइंड सैलरी इज 12,000, ठीक है, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर? इफ द कंबाइंड सैलरी, एक्चुअली इसमें होना चाहिए था कंबाइंड एवरेज सैलरी, ठीक है, जो भी है। तो बोलो इसको किससे डिनोट करोगे? X bar C एक्स बार, ठीक है, मतलब जो सिर्फ एक्स बार है, या फिर एक्स सी यहाँ पर जो है, ठीक है, मतलब कंबाइंड यानी दोनों ग्रुप का मिला के जो सैलरी वो हमें दे दिया। अब पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर, कितने परसेंट स्किल्ड वर्कर है। चलो परसेंटेज हटाओ, हम बोल रहे हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर, ठीक है, कितने स्किल्ड वर्कर है। तो क्या पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है? एक देखो पूरे फॉर्मूले में जो भी अवेलेबल है उसमें हमें क्या नहीं मिला बोलो। इसका जो फॉर्मूला है उसमें जो भी अवेलेबल है, अभी तो लिखा था ना ये फॉर्मूला, ये देखो उसमें हम लोगों को क्या नहीं मिला, ये जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग को क्या नहीं मिला? number of N observation नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं मिला, ठीक है, किसी ग्रुप का ही नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर, तो फिर क्या पूछा है बोलो? number of N1 observation N2 N1 N2 दोनों पूछा है कि एक पूछा है? सोच के बता। N1 का मतलब क्या है और N2 का मतलब क्या है? N1 का मतलब लैंग्वेज में बोलो क्या है? नंबर ऑफ, क्या बोल सकते हैं, स्टार्टिंग में ही अनस्किल्ड है तो हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ, हाँ, अनस्किल्ड वर्कर। और नंबर ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, स्किल्ड, ठीक है। अब तुम लोग ऐसा बोल सकते हो कि क्या मैम हम लोग इसमें ऑपोजिट ले सकते हैं, मतलब इसको अनस्किल्ड इसको स्किल्ड, हाँ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। बस तुम लोग ये देख लो कि जिसको N1 मानोगे उसी में x1 बार लेना है, जिसको N2 मानोगे उसी में x2 बार लेना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब जिसको जो मानना चाहते हो मान सकते हो, हम प्रेफर ये करते हैं कि जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है क्वेश्चन में लैंग्वेज में, उसी को हम लोग जो है वन से डिनोट करेंगे, चाहे वो N1 के बारे में हो चाहे वो x1 के बारे में हो, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब अगर हमें पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर, मतलब हमें क्या पूछा है? अगर मैंने N2 ऐसे N2, अगर मैंने ऐसे डिनोट किया है तो N2 पूछा है। बोलो यहाँ तक बात समझ में आया? Yes ma'am अब चलो हम लोग देखते हैं, लेकिन हमें ना नंबर नहीं पूछा है, परसेंटेज पूछा है। तो परसेंटेज देगा तो नंबर मिल जाएगा, तो परसेंटेज भी निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग पहले लिखते हैं, देखो हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो क्या क्या मिला हमें, हाँ देखो हम लोग को मिला है दो ग्रुप है, ठीक है। एक है अनस्किल्ड वर्कर का, हम पहले अनस्किल्ड इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में वही दिया हुआ है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होता है किसको क्या माने। जो पहला डेटा मिल जाएगा उसी को वन रिलेटेड मान ले। तो x1 बार x2 बार, देखो जब भी कंबाइन मीन देगा ये अपने आप कॉपी में हमें लिख लेना चाहिए, ठीक है, कि हमें ये सब डेटा चाहिए। अब उसमें से जो मिलेगा वो लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उस पर क्वेश्चन मार्क डाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोला ये चार डेटा, सॉरी ये पांच डेटा हमें इस फॉर्मूले में जरूरत होता है। तो एवरेज सैलरी बोला है 10,000, ये 10,000 है, ठीक है। अनस्किल्ड वर्कर का, फिर उसके बाद स्किल्ड वर्कर का 15,000। कितना आसान हो जाता है, N1 N2 नहीं था, कंबाइंड सैलरी 12,000। हम लोग को पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर, ठीक है, तो हम लोग को ये पूछा है, ठीक है। ये N2 नहीं पूछा है, N2 का परसेंटेज पूछा है, मतलब इसको परसेंटेज में बताना है, ठीक है, इसको परसेंटेज में बताना है। चलो पहले नंबर में निकालते हैं तो तुम लोग समझ जाओगे कि नंबर से परसेंटेज में कैसे जाना है, क्योंकि वो तो देखो हमारा नॉर्मल मैथ्स है, उसमें कुछ ये स्टैटिस्टिक्स वाला बात नहीं होता है, ठीक है, कि स्टैटिस्टिक्स पता होगा तो ही परसेंटेज निकाल सकते हो, ऐसा बात नहीं है। तुम लोग 1 से 10 12 तक पढ़ चुके हो तो इतना तो किया ही होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x ऑफ c बार, ठीक है,
n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, ये लिख लिया। xc बार हो जाएगा 12,000 कंबाइन में। n1 नहीं पता, x1 बार पता है, लिखो जो पता है वही लिखो। n2 नहीं पता, x2 बार पता है 15,000 डिवाइडेड बाई n1 n2 तो नहीं पता, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से कितना हो जाएगा, 12,000 n1 प्लस n2, 10,000 n1 प्लस 15,000 n2, ठीक है। अच्छा अब इधर कर लेते हैं, अब ये ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा, ये 12,000 मेरा एक जीरो ज्यादा चला गया, 12,000 n1 प्लस 12,000 n2 इक्वल 10,000 n1 प्लस 15,000 n2, ठीक है। अब n1 एक साइड लेके आते हैं, -12,000 n2 माइनस करने से हो जाएगा 2,000 n1 और ये हो गया 3,000 n2, ठीक है। ये नॉर्मल सॉल्व हो गया। अच्छा अगर हम इसको यहाँ से दोनों साइड में अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं 1000 से तो कितना हो जाएगा बोलो, मतलब ये 2000 को हम लोग और भी कम डेटा में ट्रांसफर कर सकते हैं ना, कितना होगा बताओ, 2000 और ये 3000। इसको बस आशा का कभी नहीं है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो, n1 और n2, इसको ये जो 2000 है इसको क्या लिख सकते हैं, 2n1 is equal to 3n2. 2n1 लिख सकते हैं और इसको 3n2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों साइड हम लोग चाहे तो 1000 से डिवाइड, मतलब 3 जीरो हट सकता है ना आराम से। अब अगर हम ऐसा लिखते हैं n1 बाई n2 तो बोलो कितना कितना होगा, डिवाइड कैसे लिखेंगे बोलो, कितना बाई कितना होगा, 2/3 होगा कि 3/2 होगा, ये कंफ्यूजन होता है बहुत से, बोलो क्या होगा। 3/2. 3/2. 3/2, ठीक है चलो सही बोला है तुम लोगों ने, 3/2। कैसे पता करते हैं कि सही हुआ है कि नहीं, मतलब कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को, तो हम एक बार बता देते हैं। ये देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से क्या आएगा, 2n1 इक्वल टू 3n2। तो देखो कि जो तुम लोगों ने लिखा उससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जो आया एक्चुअली में भी क्या वही था, हाँ वही था। अगर वही था तो फिर सही हुआ है। बहुत से लोग क्या करते हैं, n1 के साथ 2 है तो ऊपर 2 और नीचे 3 लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा तो फिर उल्टा हो गया, ठीक है। तो क्या लिखना है, ऐसे लिखो कि बाद में चेक कैसे करोगे, जिनको कंफ्यूजन है उनके लिए बोल रहे, चेक कर लो इस तरीके से कि अच्छा यहाँ अगर मेरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है तो फिर जो डेटा आया था उसके साथ मैच होता है कि नहीं, ठीक है। अच्छा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n1 is to n2 इक्वल टू 3 is to 2 लिख सकते हैं, तो क्योंकि डिवाइड को हम लोग इस टू से डिनोट करते हैं। डिवाइड को देखो, इसको हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं डिवाइडेड, ठीक है। या फिर कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सेम तरीके से इस टू में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस टू का मतलब भी डिवाइड होता है, तो ये लिखने का तरीका है। डिवाइड को हम लोग इतने तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा अब ये रेशियोज में आ गया, ठीक है। अब हम लोग को लेकिन परसेंटेज निकालने बोला है, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे बोलो, परसेंटेज किस बेसिस पे निकलता है, परसेंटेज का बेस क्या होता है, 100. 100, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, अनस्किल्ड वर्कर का कि स्किल्ड वर्कर का। यहाँ देखो मैंने क्वेश्चन मार्क दे रखा है, स्किल्ड वर्कर, मतलब मुझे n2 का परसेंटेज निकालना है। तो हम बोल सकते हैं ऐसे कि n2 इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू कितना बाय कितना होगा, n2 के लिए क्या एप्लीकेबल है, मतलब रेशियो की हो 3:2 को क्या लिखोगे, जब n1 का वैल्यू निकालना है तब क्या लिखोगे 3/5, और n2 जब निकालोगे तो क्या लिखोगे 2/5. 2/5. ठीक है। ये रेशियोज का रूल्स होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हमें 2/5 लिखना है क्योंकि हमें n2 निकालना है। तो कितना हो जाएगा 40%, ठीक है। ये देखो 40%, एक सेकंड कहाँ चला गया, ये रहा ऑप्शन ए, ठीक है 40% ऑप्शन ए। अच्छा अब अगर ये नहीं समझ में आया 3/5 और 2/5 का मतलब वो भी बता देता है। देखो n1 और n2 क्या था,
नंबर ऑफ जो है स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर था। तो अगर हम लोग इसको जस्ट ऐसे ही देखें तो टोटल वर्कर कितना हो गया, 5 का मतलब टोटल वर्कर हो गया 5, ठीक है, इसका मतलब टोटल वर्कर, ठीक है 5, और उसमें से आउट ऑफ 5% उसमें से स्किल्ड कितने हैं, स्किल्ड कितने हैं 2 है, ठीक है, इसका मतलब होता है 2/5। ये जो रेशियो है ना, इसको करने का मतलब ये हो गया, तो भी तो परसेंटेज में आया। परसेंटेज कैसे निकालते हो, मान लो 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दिए हो, आउट ऑफ 100 एक में 100 में 50 मिला, एक में 100 में 65 मिला, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखो हमें आउट परसेंटेज कितना मिला, तो कैसे निकालते हो, 50 + 65 कर लिया, 115 डिवाइडेड बाई 2 करने से भी आंसर आ जाएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 115 डिवाइडेड बाई 200, आउट ऑफ 200 इतना मिला, इनटू 100, दोनों में सेम आंसर आएगा। ये लास्ट दिन भी डिस्कस किया था, देखो सेम नहीं आएगा, ये 100 से कैंसिल आउट होकर 2 हो गया, 115/2, इधर भी 115/2, तो दोनों केस में सेम आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कि अलग आएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर कितना हो गया 57.5, ठीक है, इसमें बोलेंगे 57.5%, ठीक है, तो ये परसेंटेज में हो गया। तो वैसे ही मतलब क्या हुआ कि आउट ऑफ 200 115, वैसे ही आउट ऑफ 5% 2 स्किल्ड 3 अनस्किल्ड, इस तरीके से कैलकुलेशन है। तो रेशियो का मतलब ये होता है। चलो इसमें थोड़ा सा रेशियो भी मैंने तुम लोग को एक बार बताया, वैसे रेशियो देखो मेरे हिसाब से करते हैं, ठीक है, और अगर भूल गए हो तो भी कोई बात नहीं, अभी अभी सीख लो, ठीक है, अगर भूल गए हो बचपन में कैसे किया था तो अभी सीख सकते हैं हम लोग, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये हो गया 3:2 हुआ, तो 3:2 मतलब टोटल N1 और N2 का टोटल, जब 3 + 2 कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर, आउट ऑफ दैट स्किल्ड वर्कर कितना, आउट ऑफ दैट अनस्किल्ड वर्कर कितना, तो आउट ऑफ दैट मतलब डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो 100 में से कितने लोग हैं, तो 40%, ठीक है, तो इसमें 100 लगा दिया, क्योंकि देखो वो तो रूल्स है मैथ्स का कि परसेंटेज में बताना है तो 100 हम लोग का बेस होता है, इसीलिए वो 100 कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कर सकते हैं। 12 वाला हमारे मतलब अभी तक जो सीखा उसके बेसिस पे नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, हाँ 15 कर सकते। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, इफ ए वेरिएबल्स 1 2 3 डॉट डॉट 5 विथ रेस्पेक्ट विथ फ्रीक्वेंसीज 1 2 3 डॉट डॉट 5 देन व्हाट इज द एम, ठीक है, हमें अरिथमेटिक मीन पूछा है, हमें एक्स क्या पता है 1 2 3, फिर डॉट डॉट 5 बोला है, और फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी बोला है 1 2 3 डॉट डॉट 5, ठीक है, तो 1 2 3 फिर डॉट डॉट 5, तो बोल सकते हो इस डॉट डॉट में क्या आएगा, 4. 4 आएगा, बस और क्या आएगा, क्योंकि देखो ना किस सीक्वेंस में डेटा है, 1 है उसके बाद जस्ट 2 है, मतलब एक एक करके ऐड हो रहा है ना, जस्ट 2 है 3 है, तो इसका बाद में 4 आना चाहिए, फिर 5, यहाँ पर भी 4 आना चाहिए, फिर 5 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या निकालने बोला है, एरिथमेटिक मीन निकालने बोला है, तो बोलो फ्रीक्वेंसी के साथ एरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ऑब्जर्वेशंस का टोटल कैसे निकालोगे, अगर फ्रीक्वेंसी है मतलब 1 कितने बार है, अरे इतना सारा चीज किया लास्ट क्लास में, कुछ तो बताओ, इतना सारा चीज सीखा कैसे करके फ्रीक्वेंसी वाला करना चाहिए, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, यहाँ पर ये सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा कि ये 10 10 10 इतनी बार दिया हुआ है, ऐसे करेंगे तो फिर उसको टेबल में अरेंज करके दिखाया, चलो बताओ, अब दिखा दिया कैसे होता है, बोलो कैसे हो, Summation of fx by summation of समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ, या फिर एन भी लिखा जाता है बट यूज एफ का ही करना है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो
वन वन टाइम है मतलब वन का वन ही होगा, ठीक है। टू टू टाइम्स है मतलब फोर हो जाएगा, ठीक है। थ्री थ्री टाइम्स है यानी कि नाइन हो जाएगा, फोर फोर टाइम्स है यानी कि 16 हो जाएगा, फाइव फाइव टाइम्स है यानी कि 25 हो जाएगा, ठीक है। मैंने इतने अच्छे से समझा दिया था कि अगर हम ऐसे करके लिखेंगे तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इसमें मेरा क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो उसमें हमें क्या करना है, कैसे करके करना है, उसके लिए फॉर्मूला लाया गया है कि ये 10 को 3 बार, ये 14 को 2 बार, ये 16 को 1 बार, 18 को 2 बार और 20 को 1 बार नहीं लिख के, मतलब ऐसे अलग अलग नहीं लिखे, हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 3 टाइम्स, 14 2 टाइम्स, 16 1 टाइम्स, 18 2 टाइम्स, 20 1 टाइम्स। तो ये जो 10 ये जो दिया हुआ था ये तो x दिया हुआ था, ठीक है। अब जब उसमें ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कितने फ्रीक्वेंट टाइम्स जो है वो ऑब्जर्वेशन अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो 10 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो इसमें आंसर आ गया 30 28 16 36 20, फिर ये 130, फिर 9 से डिवाइड, 9 मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर तुम लोग ऐसे देख लोगे जैसे यहाँ मैंने बोला था, नॉर्मली हम लोग टेबल से करते हैं, तो ये 10 14 16 18 20 काउंट करके अगर बोलोगे 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है तब तो गलत हो गया। 5 ऑब्जर्वेशन तो है नहीं, 10 3 बार है, 14 2 बार है, 16 1 टाइम है, 18 2 टाइम्स है एंड 20 1 टाइम्स है। तो टोटल ऑब्जर्वेशन 9 ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर काउंट करके देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ठीक है, देखो मैंने तो ये सब डिटेल्स में बोल दिया है, अब तुम लोग कर रहे हो कि नहीं वो तो मुझे बाद में ही पता चलेगा, ठीक है। देखो एफ एक्स वैसे मुझे पता चल जाता है आंसर से कि पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। डेली के आंसर से ही मुझे पता चल जाता है, ठीक है। देखो 1 + 4 + 9 +16 +25, ठीक है। तो ये हो गया 55, ये हो गया समेशन का आंसर 55। और ये टोटल अगर करेंगे 2 + 1 3 3 6 6 + 4 10 10 + 5 50। अब इसका आंसर हो जाएगा ये 11 5 से करते हैं 11/3। ऐसे मैंने इसलिए रखा कि इसका आंसर जो है ना कुछ इस तरीके से पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने ऐसे रख दिया है, ठीक है। अगर एग्जाम में आंसर पॉइंट में रहेगा तो तुम लोग पॉइंट में कर लेना, ठीक है। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये मीडियन का क्वेश्चन है, ये वाला करेंगे 17th नंबर। 17th नंबर में बोला है कि इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स u एंड v आर गिवन बाय 2u + v + 7 = 0, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ u is 10 एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ v is, ठीक है। अच्छा, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ u is 10 देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ v। ये क्वेश्चन हो सकता है कि तुम लोग नहीं समझ पाओ, ठीक है, क्या करना है। बट इसके प्रीवियस जो भी क्वेश्चन था एक्सेप्ट कंबाइंड मीन, क्योंकि उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी बोलने लायक क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, आप 17th नंबर देखो, ये नहीं बोल पाओगे तुम लोग, ठीक है। तो ये हम बताएंगे। बोल रहे हैं दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन दिया है 2u + v + 7 0, 2u + v + 7 0। ये क्या दिया हुआ है, v और u के बीच का रिलेशन, कि v और u इस तरीके से रिलेटेड है कि 2 टाइम्स ऑफ u + 1 टाइम ऑफ v + 7 ये 0 होता है। और इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन ये है कि एरिथमेटिक मीन ऑफ u इज 10, ठीक है। तो u का जो एरिथमेटिक मीन है, एरिथमेटिक मीन ऑफ u इज 10, ठीक है। इसको हम ऐसे करके बोल सकते हैं u/10, ठीक है। क्योंकि एरिथमेटिक मीन ऑफ x को अगर x बार बोलते हैं, क्योंकि अगर देखोगे तो लास्ट क्लास में जब मीन स्टार्ट किया था तभी बताया था कि मीन को हम लोग बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो वो भी दिखा देते हैं, क्या पता तुम लोगों ने लिखा है कि नहीं लिखा है। ये साइन वाइन दे के बता दिया था मैंने, ये रहा बार, ये सिग्मा साइन समेशन, ठीक है। तो ये बार बोला जाता है। अच्छा, अब हम लोग का u दिया हुआ है 10। अब हमें फाइंड आउट क्या करने बोला है, बोला है कि देन एरिथमेटिक मीन ऑफ v, ठीक है। हम लोग को फाइंड आउट करना है एरिथमेटिक मीन ऑफ v कितना होगा, मतलब बोल सकते हैं कि v फाइंड आउट करने के लिए बोला, ठीक है। तो v, देखो v बोला है मतलब बेसिकली देखो, अगर ऐसे नहीं देके हमें बोल देता कि भी निकालो, सोचो मुझे बोल देता कि
अगर u 10 है, ठीक है, तो तुम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक्स वाई का इक्वेशन देखे हो ना, अगर ऐसा एक इक्वेशन दिया हुआ है, मान लो 2x प्लस वाई प्लस 7 0, और बोला हुआ है कि x का वैल्यू है हम लोग का 10, तो y कितना होगा, तो क्या करते हो, सीधा यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दोगे, फिर कैलकुलेशन वगैरह करके y निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ इसी तरीके से ही हमें करना पड़ेगा। तो देखो कैसे, तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक बार फिर से, ये फिर से रीराइट कर लिया, भी निकालना है तो भी को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी डेटा को राइट हैंड साइड में सेंड कर दिया, ठीक है। अब भी के जगह लिखेंगे भी बार, क्योंकि हमें भी बार निकालने बोला है, तो यू के जगह क्या लिख देंगे, यू बार, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -7 -2, यू बार का मतलब हो गया 10। अब देखते हैं कितना आंसर आता है, -7 -20, भी बार हो गया -27, ठीक है, भी बार कितना हो गया, -27, तो आंसर देखो ये वाला सी, ठीक है, ये आंसर सी हो जाएगा। ये क्यों हुआ, देखो ये क्यों हुआ उसका भी हम लॉजिक बता देते हैं, इसका भी हम लॉजिक बता देते हैं। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ना कि जो प्रॉपर्टीज वगैरह था, ये देखो प्रॉपर्टीज था यहाँ पर, लास्ट वाला जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, ये वाला, ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हम लोग अपने एक्स जो ऑब्जर्वेशन है उसमें कुछ एडिशन या माइनस या मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करते हैं तो सेम तरीके से वो चेंज होता है, ठीक है, ये वाला याद है, ये उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ठीक है। तो हम लोग का मेन जो है कुछ एक्स वेरिएबल रहा होगा, फिर हम लोगों ने उसको इस तरीके से चेंज किया है, ठीक है। या फिर मान लो मेन हम लोग का वेरिएबल यू रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर यू मेरा मेन वेरिएबल रहा होगा, फिर हम लोगों ने उसे चेंज वगैरह किया है। तो चेंज करने से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या हुआ था, इस चीज को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या हुआ था कि देखो अगर हम लोग का ये इक्वेशन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये देखो ये बताया हुआ है, मुझे लगा नहीं बताया हुआ है, बताया हुआ है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो y बार इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार हो जाएगा, मतलब उसमें बार का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन दोनों में इंपैक्टफुल होता है, जितना जितना ओरिजिन चेंज होगा, जितना स्केल चेंज होगा, उतने से ही हमारा आंसर भी चेंज होगा। जैसे ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर 2x प्लस 3 किया था, x का वैल्यू 2x प्लस 3 किया था, तो वो करने पे जो एवरेज वैल्यू आया, तो मेन एवरेज वैल्यू में भी अगर हम लोग इंटू 2 और प्लस 3 करेंगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये वही वाला चीज, तो यहाँ पर इसी वजह से यहाँ भी मैंने वही कर दिया, जैसे ये है ना y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो y बार इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार, बात तो वही हुआ, इक्वेशन में बार का वैल्यू चिपका दिया, तो यहाँ पर भी वही करना है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर मिला वही हमारा ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन सी हम लोग का आंसर है, 27 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से होगा, तो ये नहीं हो सकता है कि ये नहीं कर पाओ, ठीक है, लेकिन बाकी हमारा होना चाहिए था। अच्छा अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर मोड आ गया, जीएम आ गया, फिर एम जीएम, ये तो नहीं कर सकते, चलो अब सेट सी का यहाँ पर देखते हैं। हमें इस क्वेश्चन में बोला है मीन और मीडियन निकालने के लिए, तो ठीक है हम लोग मीन तो निकाल सकते हैं, मीडियन नहीं सीखा है, मीन तो निकाल सकते हैं, ये रहा सेट सी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अच्छा हम लोग इसको शॉर्टकट में करेंगे, कैसे करोगे, देखो हम लोग एफ एक्स फॉलो करके करेंगे, एफ एक्स, ठीक है, मतलब कौन सा रूल्स फॉलो करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास कैलकुलेटर होगा, स्टेप डेविएशन मेथड में जल्दी से होता है, ये मैंने बोला था, लेकिन हम लोग वो मेथड यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें में फिर भी कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, तो उससे हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, ये वाला मेथड फॉलो करेंगे, ये ठीक है, ऐसे मीड वैल्यू निकाल के एफ इंटू एक्स इन करके करेंगे तो हमारा जल्दी से हो जाएगा, ये वाला करेंगे, ठीक है। वैसे ये तुम लोग ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो, ये स्टेप डेविएशन वाला भी कर सकते हो, बट कौन सा हमें कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा कि हमें कैलकुलेशन करने में परेशानी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर दिया है, सबसे पहले मीट वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो हम ये सारा कॉलम नहीं बना के जो चाहिए वही निकालेंगे, ठीक है। हमें बोला है मीन निकालने के लिए, तो हम पहले यहाँ पर निकालेंगे मीट वैल्यू, ठीक है। तो मीड वैल्यू निकालेंगे यानी एक्स ऑफ एम निकालेंगे, साइड में हम एफ लिखेंगे, फिर एफ इंटू एक्स ऑफ एम लिख देंगे, ठीक है। अच्छा तो देखो मीड वैल्यू क्या होगा, 5 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, तो देखते हैं कितना होगा, तो 9.5 हो गया, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 9.5,
नेक्स्ट वाला कितना होगा 15 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 19.5। मैंने एक चीज और भी बोला था कि अगर सभी का क्लास लेंथ इक्वल है तो हम लोग लेंथ के जो गैप है उसको ऐड करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है। फिर भी हम एक बार प्लस करके ही बता देते हैं, दोनों तरीके से मेरा बताया हुआ है, ठीक है, ये तो कर ही सकते हो, फिर भी एक बार बता देंगे। यहाँ पर 35 प्लस 44 डिवाइडेड बाई 2, 39.5, और 45 प्लस 54 डिवाइडेड बाई 2, 49.5, और 55 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 59.5, 59.5, ठीक है। ये तो प्लस कर करके करने का तरीका हो गया। बाकी अगर हम लोग इसका क्लास लेंथ निकाल ले, ठीक है, ये सभी का क्लास लेंथ निकाल ले, तो एक मीडियन वैल्यू निकालने के बाद ही हम लोग उसमें लेंथ का जो गैप है वो ऐड करेंगे तो मिल जाएगा। वो कैसे करते थे हम लोग, ये नॉन ओवरलैपिंग है, देखो 14 के बाद 15 है, 24 के बाद 25 है, मतलब ओवरलैपिंग कब होता, अगर 14 में खत्म 14 से ही स्टार्ट होता, तो फिर क्लास लेंथ हम लोग ऐसे निकाल लेते 14 माइनस 5 या फिर 24 माइनस 15 ऐसे करके निकाल लेते। बट क्लास लेंथ ऐसे नहीं निकाल सकते, क्लास लेंथ के लिए चाहिए अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, और जब हमारा नॉन ओवरलैपिंग होता है तब क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट बराबर नहीं होता है, ठीक है, ये सब क्लास लिमिट है। अब क्लास लिमिट जो है क्लास बाउंड्री से बराबर नहीं होता है, अगर नॉन ओवरलैपिंग है तो उसे हमें चेंज करना पड़ता है। तो चेंज का रूल्स बताया था, d/2 करना पड़ेगा, लोअर क्लास लिमिट माइनस d/2, अपर क्लास लिमिट प्लस d/2। डी कैसे निकाला जाता है, डी निकालने के लिए यहाँ कोई भी एक क्लास का अपर क्लास लिमिट ले लो, अपर क्लास लिमिट माइनस जस्ट प्रीसीडिंग क्लास का क्या लेना है, सॉरी, कोई भी एक क्लास का लोअर क्लास लिमिट माइनस उसके जस्ट प्रीसीडिंग क्लास का अपर क्लास लिमिट, तो 1 d/2 मतलब 1/2 यानी कि 0.5 होता है, ठीक है। तो 5 में 0.5 लेस हो जाएगा, 14 में 0.5 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये देखो, ये तुम लोग करते हो, ये देखो, ये 0.5 हो जाएगा, ये सभी के पीछे 0.5 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 0.5 से कम हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4.5, ये हो जाएगा 14.5, ऐसे हो जाएगा। अब देखो गैप देखो, 14.5 माइनस 4.5 कितना आता है, 10 आता है, ठीक है, और ये देखो 24.5 माइनस 14.5 कितना आता है, 10 आता है, ठीक है। इस तरीके से अगर सभी में गैप देखोगे तो 10 आएगा, तो ये देखो 9 में ये 10 ऐड कर दिया, फिर इसमें 10 ऐड कर दिया, फिर इसमें ये देखो 9.5 में 10 ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा, इसमें 10 ऐड कर दिया, तो हमें कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। अब दोनों में से कोई एक प्रोसेस में तुम लोग को चलना है, और वैसे देखो दोनों ही पता होना चाहिए, नहीं तो कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी जरूरत पड़ सकता है। ये लास्ट दिन भी बताया था, फिर से एक बार बता दिया। अच्छा, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज देखो क्या है, 10, 18, 32, 26, 10, 18, 32, 26, 14 और 10, 14 और 10, ठीक है। अब हम लोग f इंटू एक्स करेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जैसे ये प्रोसेस और ये प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। यहाँ मीट वैल्यू निकालना जरूरी होता है, क्यों होता है वो भी बताया था, मीट वैल्यू क्यों निकालते हैं, क्योंकि एक्स तो हमें इंडिविजुअली नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या है, झगड़ा होगा ना कि भाई 5 ले, 6 ले, 7 ले, 8 ले, 9 ले, 10 ले, 11, 13, 11, 12, 13, 14 क्या ले, तो झगड़ा बंद करके मिडिल वैल्यू ले लो, ठीक है, ना इधर का ना उधर का, मिडिल वाला वैल्यू लेना है, ठीक है। तो वैसे ही अब देखो इसको कैसे कर सकते हो, तो तुम लोग को अपना अपना कैलकुलेटर में ये जरूर से प्रैक्टिस करना चाहिए। सबसे पहले मेमोरी में अगर कुछ सेफ है तो उसे जो है खाली करना है। एमआरसी को अगर 2 बार प्रेस करोगे तो ये खाली हो जाएगा, ठीक है, ये खाली दिखेगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 इंटू 10, ठीक है, ये कितना आ गया 95। ये तुम लोग के लिए लिख रहा है, कभी भी देखोगे तो पता चलेगा कि कितना है, बाकी एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है, मेमोरी प्लस करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद 19.5 इंटू 18, 351, इसको लिखोगे, फिर से मेमोरी प्लस करोगे, फिर हो जाएगा 29.5 इंटू 32, 944, करोगे मेमोरी प्लस, ठीक है, ये मेमोरी प्लस करोगे। अच्छा, फिर उसके बाद 39.5 इंटू 26, तो ये आ गया 1027, फिर इसे करना है मेमोरी प्लस,
फिर 49.5 इंटू 14 693 मेमोरी प्लस। अच्छा, फिर 59.5 इंटू 10 595 मेमोरी प्लस। अब करेंगे मेमोरी रिकॉल करने से टोटल मिल जाएगा 3705, इसका टोटल 3705। ठीक है, अब एक्स बार यानी मीन कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स एम। तो समेशन यानी टोटल, टोटल ही निकाला इसका, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। तो 3705 और समेशन ऑफ एफ कितना हो जाएगा 10 और ये 18 28 और 32 67 110. 110। ठीक है, 110 लिख लिया, डिवाइड कर लो 110 से, तो ये आंसर आ जाएगा 33.68। चलो 33.68। चलो देखते हैं ऑप्शन में है क्या ऐसा कुछ। हाँ है। अब देखो, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया जो कि चांसेस थोड़ा कम होता है, मैंने पहले ही बोला कैलकुलेशंस उस तरीके से नहीं देगा, थ्योरेटिकल या फिर इस तरह का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन जैसे छोटा छोटा भी कर रहे थे 1 मार्क के लिए, वही होता है। फिर भी ये प्रैक्टिस के लिए देखो 5 मार्क्स का आया हुआ है, दोनों निकालने के लिए बोला है बोल के, नहीं तो 1 मार्क के लिए भी ऐसा दे सकता है छोटा मोटा क्वेश्चन। और देखो अगर एक आंसर पता चल गया तो ऑप्शन सी में 33.68 है और कहीं पर भी नहीं है, तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं यही मेरा आंसर होगा। और इसमें मीडियन का आंसर अभी सीखा नहीं है बट ये होगा। ठीक है, 32.94 ये होगा, मतलब ऑप्शन सी हुआ अभी के लिए, ऑप्शन सी मेरा आंसर हो गया। और एग्जाम में भी ऐसा आए तो तुम लोग एक ही कैलकुलेट करके देख सकते हो, मतलब दो चीज कैलकुलेट करनी बोला है ना, तो एक ही कैलकुलेट करके आंसर दे सकते हो अगर ऑप्शन इस तरीके का है। अगर मान लो यहाँ पर ये डी ऑप्शन में भी 33.68 होता तब तो फिर दोनों ही करके देखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर भी यहाँ पर भी 33.68, यहाँ पर भी 33.68, तो फिर मीडियन कौन सा ये है कि ये है, कैसे पता करेंगे, तो फिर हमें दोनों ही कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर भी बोला है मीन एंड मोड, तो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सेट सी का क्वेश्चन नंबर 2, द मीन एंड मोड। यहाँ पर क्लास इंटरवल्स दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है, हम लोग वही मीड वैल्यू निकाल के करेंगे। ठीक है, मीड वैल्यू यानी एक्स ऑफ एम, फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे और एफ ऑफ एक्स एम कर लेंगे। अच्छा, मीड वैल्यू कितना हो जाएगा 350 प्लस 369 डिवाइडेड बाई 2, 359.5, 359.5। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि गैप क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो डी हमेशा 1/2 0.5 ही आता है, तो यहाँ 0.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0.5 आ जाएगा, तुम लोग देख लेना डी निकाल के। ठीक है, मैंने तो काफी बार सिखा दिया। यहाँ 0.5 आ जाएगा, यहाँ पर 349.5 आ जाएगा। अब इस तरीके से गैप चेक करो कितना होता है, 369.5 माइनस 349.5, तो ये कितने का हो गया 20 का गैप हो गया, मतलब बाकी सारे मीड वैल्यू 20 ऐड करोगे तो आ जाएगा। तो इसमें 20 ऐड करते 359.5, तुम लोग डिवाइड करके देख लेना वही आएगा 379.5। ठीक है, उसके बाद प्लस 20 399.5, फिर करेंगे प्लस 20 419.5, 4 यहाँ पर और 4 और यहाँ पर 3 7 और 3 439.5, 459.5, 1 2 3 4 5 6 और एक बार 7 टाइम्स होगा, 7 डेटा अवेलेबल है, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, ओ 6 डेटा है, चलो ठीक है इसको हटा देते हैं, कोई बात नहीं, मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया। अच्छा, एफ हो जाएगा हम लोग का 15 27 31, 15 27 31, 19 13 और 6, 15 27 31, 19 13 और 6, 1 1 1। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स एम निकालेंगे, तो ये देखो
क्या करेंगे, सबसे पहले मेमोरी में जो स्टोर है उसे मुझे खाली कर देना है। तो ऐसे मेरे यहाँ पर एमसी करने से होता है, तुम लोग एमआरसी करोगे, मतलब क्या कैलकुलेटर लेना है, कॉमर्शियल, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से नहीं करना है, वो अलाउड नहीं होगा एग्जाम में, कॉमर्शियल कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा। 359.5 इंटू 15, ठीक है, तो इसमें आ गया 5392.5। ये एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं, अभी तुम लोग के लिए लिख रहे हैं इसीलिए, कॉपी में रहेगा तो कभी भी चेक करोगे तो समझ में आएगा, बाई चांस आंसर नहीं आ रहा है तो फिर क्या गलत हुआ। 379.5 इंटू 27, 10246.5। 399.5 into 31, 12384.5, 419.5 into 9 pm, 7970.5, 439.5 into 13, 5713.5, memory plus 459.5 into 6, memory plus memory recall 44,464.5, 44,464.5। इससे भी जल्दी होगा, मुझे काफी टाइम लगा, क्यों लगा, पहला बात तो मैंने लिखा, अगर नहीं लिख के डायरेक्टली करते जाएंगे तो जल्दी होगा, और मुझे क्या करना पड़ता है, एक बार इस स्क्रीन में आ रहे, एक बार इस स्क्रीन में आ रहे, तो देरी लगता है, तुम लोग को तो वो सब नहीं करना है, तो तुम लोग का इससे जल्दी होगा, बाकी कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करोगी तो ही पॉसिबल होगा, नहीं तो गलत भी हो सकता। यहाँ पर आंसर 4464.5 डिवाइडेड बाई 111, 400.58। देखते हैं सही हुआ है कि नहीं कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन सही हुआ है तो ऑप्शन आएगा कुछ ना, 400.58, ये वाला ऑप्शन बी है ना, ये आ गया, देखो ऑप्शन बी आंसर है। तो इसमें भी देखो एक ही कैलकुलेशन करके हम लोग बता सकते हैं कि मेरा आंसर क्या होगा, क्योंकि नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। देखो जो बोल रहे थे वो यहाँ पर सेम केस हो गया, यहाँ पर भी 400.58 है, यहाँ पर भी 400.58 है, ठीक है। अब ऑप्शन बी होगा कि सी, उसको कंफर्म करने के लिए हमें मोड निकालने आना चाहिए, वो तो मैंने सिखाया नहीं है, अगर मोड निकालते हैं, मोड का आंसर ये हुआ तो ऑप्शन बी होगा, मोड का आंसर ये हुआ तो ऑप्शन सी होगा, तो अभी मुझे भी नहीं पता ऑप्शन बी होगा कि सी होगा, चेक करना पड़ेगा आंसर में, बट अभी नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर बी एरो सी लिख के रख देते हैं, वो मोड के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो आंसर मुझे देना है, ठीक है, बी है कि सी है, कंफर्म वही उसी से करें। ये मीडियन और मॉडल का है, ये नहीं करना है, मॉडल ये वाला कर सकते हैं। 5th नंबर यहाँ पर बोला है एवरेज बोनस, ठीक है, ये कर सकते हैं, और ये मीडियन का है, ये परसेंटाइल का है, ये भी मीडियन है, बस। हाँ, तो इसका मतलब अब ये एक ही क्वेश्चन बचा है मीन के बेसिस पे, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये बचा है, ठीक है, इसमें क्या बोला है, देखो बोल रहा है द डेटा रिलेटिंग टू डेली वेजेस ऑफ 20 वर्कर्स आर शोन बिलो। 20 वर्कर्स का डेली का वेजेस जो है, वेजेस मतलब डेली में जो पेमेंट मिलता है उनको, वो दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, कितना दिया हुआ है, 50 55 ऐसे करके 20 वर्कर्स का सारा डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है द एम्प्लॉयर पेज बोनस, एम्प्लॉयर इनको बोनस भी देता है, डेली जो मिलता है वो मिलता है, बोनस का मतलब एक्स्ट्रा होता है, बोनस कितना, 100 200 300 400 500, तो वेजेस बोनस जो है वो टोटल 100 से लेके 500 तक है, ठीक है। मतलब अब ये मत सोचो कि 20 वर्कर को कैसे देंगे, ऐसा नहीं बोला है, बोल रहा है कि कैसा बोनस दिया जाता है, कैटेगरी बना लिया होगा उन्होंने कि भाई इतने जिनको वेजेस, देखो आगे लिखा हुआ है, देखो बोल रहा है टू द वेज अर्नर इन द वेज ग्रुप ऑफ 50 एंड नॉट मोर देन 55, जिनको वेजेस 50 से 55 के बीच में मिलता है उनको 100 बोनस दिया जाएगा, जिनको 55 से लेके 60 के बीच में होता है उनको ये बोनस दिया जाएगा, एंड सो ऑन, और इस तरीके से चला जाएगा, और लास्टली 70 एंड नॉट मोर देन 75 ड्यूरिंग द फेस्टिव मंथ ऑफ अक्टूबर, क्योंकि बोनस तो स्पेशल किसी
टाइम पे ही दिया जाता है, पूजा वगैरह के टाइम पे, ठीक है। जैसे अक्टूबर मतलब फेस्टिव मंथ है, तो बोल रहा है कि जो है बोनस दिया जाएगा, लेकिन बोनस का इन्होंने कैटेगरी बना लिया कि जिनको डेली इतना इतना वेजेस मिलेगा उनको इतना बोनस दे देंगे, जिनको इतना इतना मिलता है उनको इतना दे देंगे, ठीक है। हमें बोला एवरेज बोनस पेड निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे पहले हमें जो है वेजेस का एक कैटेगरी दे दिया है, ठीक है। वेजेस रुपीस में लिख रहे हैं, इसका कैटेगरी दे दिया है। क्या दिया है, वेजेस का कैटेगरी दिया है, कुछ इस तरीके से डिफाइन करने बोला है। 50 एंड नॉट मोर देन 55, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 50 से 55, नॉट मोर देन 55 बोला है। उसके बाद बोला है 60 एंड 55 एंड नॉट मोर देन 60, तो 55 से लेके 60, ठीक है। अब लास्ट क्लास नहीं, लास्ट के आगे वाले क्लास में अगर तुम लोग देखोगे तो ये ओवरलैपिंग सिखाया था मैंने। ओवरलैपिंग में ये 55 कहाँ पर आएगा, याद है मुझे, ये बताओ कि अगर मैंने बोला वेजेस 52 है तब तो इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। मैंने बोला वेजेस 57 है तब तो इस कैटेगरी में आएगा। लेकिन मैंने बोला वेजेस 55 है तो वो कहाँ आएगा, ये 50 से 55 में आएगा कि 55 से 60 में आएगा, बोलो। इसी के बेसिस पे सिखाया था। फिफ्टी टू 55। 50. 50 टू 55 में नहीं, 55 टू 60 में आएगा, ये बात है। देखो ओवरलैपिंग का मतलब क्या था, ओ यहाँ नहीं है, नहीं यहीं पर होगा। चलो दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पर इसके आगे जाना पड़ेगा। हाँ ये देखो 10 टू 19, 20 टू 29, 30 टू 39, ये है नॉन ओवरलैपिंग। तो अभी ओवरलैपिंग आया तो हम वही बताते हैं। देखो ओवरलैपिंग वाला बताते हैं, ये देखो ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल, ठीक है। तो उसमें 20 कहाँ लाई करेगा, कहाँ लिखा है, मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ लिखा, ये रहा। ये देखो तो यहाँ पर 17 कहाँ आएगा, 10 टू 20 के बीच में। 21 अगर पूछे तो 20 से 30 के बीच में। 19.5 पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे 10 टू 20 के बीच में। लेकिन अगर पूछे कि 20 कहाँ आएगा, तो हम लोगों ने क्या लिखा है, 20 30। यहाँ पर क्या लिखा है, एन ऑब्जर्वेशन एज अपर क्लास लिमिट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास इंटरवल एंड टेकन इन द क्लास वेयर इट इज एग्जिस्ट एज लोअर क्लास लिमिट। मतलब जिसमें कंफ्यूजन है, जैसे 10 टू 20, 20 टू 30, कंफ्यूजन है कि 20 इधर आएगा कि इधर आएगा, तो रूल्स क्या बोला था, एक ऐसा ऑब्जर्वेशन जो अपर क्लास लिमिट के तौर पे है। तो 20 कहाँ अपर क्लास लिमिट में, ये लोअर क्लास होता है, ये अपर क्लास होता है। जो ज्यादा वैल्यू है किसी क्लास का वही अपर क्लास होता है। तो फिर अपर क्लास लिमिट के तौर पे जहां है वहां से एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब 20 यहां नहीं मानेंगे। जहां पर ये क्लास इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है एज ए लोअर क्लास लिमिट, वहां ये जाएगा, ठीक है। तो ये सब देखो रूल्स जो है ये पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। जो हम बताएंगे फिर लगेगा कि पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, बट समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने आगे वाला जो है वो ठीक से एक बार ऑब्जर्व नहीं किया है। उसको ऑब्जर्व करो अच्छे से तो समझ में आएगा। अच्छा अब बताओ कि 55 फिर कहाँ आएगा, अब ठीक से बता दो 55 कहाँ आएगा, बोलो बोलो 55। 60. 55 टू 60 में आएगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट वाला क्या बोला है, यहाँ आना है मुझे। हाँ ये देखो 55 एंड नॉट मोर देन 60 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा बोल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद वाला क्या लिखे, इंटरवल क्या लिखे, 50 से 55, 55 से 60 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। कब तक चलेगा, ये इसमें बोलो, ये देख के, ये जस्ट आंख से देख के तुम लोग को बताना है, मतलब ऑब्जर्व करके बताना है। सबसे कम वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है। यहाँ जो इतना रुपीस का डेटा दिया हुआ है ना, तो अच्छे से देख के बताओ सबसे कम वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है। ये तो सिर्फ देख के बताना है, बोलो देख के बोलो, आंख से देख के बताओ सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन है। 50 and 74। हम्म ये स्मॉलेस्ट है और ये 74, ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब
स्टार्टिंग हुआ है 50 से, तो एंड कहां तक होगा? 74 में जाके एंड होगा, क्योंकि यही लास्ट बॉर्डर है, क्योंकि बाकी सब तो इसके बीच में ही घूमेगा। ठीक है, तो अगर मुझे जो डिफरेंसेस है, मतलब जो गैप है, वो कुछ ऐसे रखने के लिए क्वेश्चन खुद ही बोला है 50 से 55, फिर 55 से 60 एंड सो ऑन, ऐसे चलाते जाना है। तो नेक्स्ट वाला इंटरवल क्या लिखेंगे? अगर पहला 50 से 55 है, दूसरा वाला 55 से 60 है, तो उसके बाद वाला क्या होगा? ये जो सिमिलरिटीज है वो देखते हुए बोलो क्या होगा। 60 to 65. 60 to 65 सही है। ठीक है, ये देखो, ये 60 इधर आ जाएगा, जैसे ये 55 आया और यहाँ पर लिखेंगे 65। अच्छा, 65 भी क्यों लिखे? क्योंकि देखो 50 से 55 कितने का गैप है? 5 का गैप है, तो 60 से 5 का गैप लेके 65। उसके बाद वाला क्या होगा? 65 to 7. 65 to 70। और उसके बाद, क्योंकि और भी जाएगा ना, लास्ट तो 74 तक है, उसके बाद 70 to 70 75. to 75. 75 होगा। ठीक है, इसको 4 मत लिख दो, 4 उसके अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब लिखेंगे बोनस। बोनस क्या मिलेगा? तो देखो बता दिया है कि इस कैटेगरी में क्या मिलेगा। तो बोल रहे हैं 100 किनको मिलेगा? जिनका वेजेस क्या है? 50 एंड नॉट मोर देन 55 है, मतलब पहले वाले केस के लिए 100 एंड सो ऑन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वाले के लिए 200, 300, 400, 500। ये बोनस हो गया। ठीक है, अच्छा अब टैली मार्क निकालेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ नहीं है ना। टैली मार्क जब तक नहीं निकालोगे, कैसे करके जो है एवरेज निकालोगे? टैली मार्क निकालेंगे, तो टैली मार्क कैसे निकालेंगे? सिखाया था ये मैंने। देखो टैली मार्क कैसे होता है, जैसे कि ये 50 है, तो 50 कहाँ पर आएगा? ऑब्वियसली 50 से 55 में, तो उसके लिए एक ऐसा स्ट्रोक बोलते हैं, ऐसे एक लाइन लगाना होता है। ठीक है, तो 50, उसके बाद 55, ये कहाँ आएगा? अभी अभी डिस्कस किया, ये इधर आएगा। 55 में कंफ्यूजन है ना, इधर आएगा कि इधर आएगा, बट मैंने बता दिया, दिखा दिया क्या प्रोविजन था, किस वजह से क्या होगा, तो 55 इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद 60, 60 कहाँ पर आएगा? बोलो 60 कहाँ पर आएगा? 60 to 60 70 to 65. हाँ 60 यहाँ पर आएगा, अभी जो सिखाया उसके बेसिस पे चलो। 58 कहाँ आएगा? 55 to 60. हाँ, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा सीधा इसमें 58 आ गया। इसके बाद 59, 55 to 60. हाँ 59 के बाद 72, 70 to 75. 72, 75, 72 के बाद 65, फिर से 65 है, बोलो कहाँ पर आएगा? 65 to 70. फिर 65 के बाद 68, 65 to 70. 68 हो गया। अच्छा अब 53, यहाँ पर एकदम ऊपर 53। अच्छा फिर 50, बोलो 50 कहाँ आएगा? 50 to 55. हाँ 50 आ गया। अच्छा फिर 67, 65 to 70. अच्छा फिर उसके बाद 67 के बाद 58, 55 to 60. अच्छा 58 हो गया। अच्छा 63 यहाँ आएगा। 63 के बाद 69 यहाँ आएगा। अच्छा 69 के बाद, ये क्या हो गया? 69 के बाद 74 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 74 के बाद 63 यहाँ आएगा। 63 के बाद 61 फिर से यहाँ आएगा। 61 के बाद 57 यहाँ पर आएगा। अच्छा देखो, यहाँ 57 इसमें आ रहा है ना, ये देखो इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें ऑलरेडी 4 ऐसे स्ट्रोक लग चुके हैं, तो
फिफ्थ नंबर ना लाइन में नहीं लगाना है। फिफ्थ नंबर का रूल्स क्या है, ऐसे करके फिफ्थ नंबर लगाना होता है ऑलवेज, ऐसे करके, ठीक है। ये ऐसे करके फिफ्थ नंबर लगेगा, ये हो गया फिफ्थ, ऐसे कैंसिल आउट होगा, ये 5 काउंट होता है। अच्छा, तो ये मैंने कौन सा किया, याद है तुम लोग को? 55 से 60 के बीच में ना, मतलब मैंने शायद 57 लिया, 62 और 64, तो 62 मतलब यहाँ पर 5, और 64 भी यहीं पर लगेगा, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसमें देखो, ये 50 से 55 के बीच में कितना गया, 3 गया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, इसको 5 काउंट करेंगे, ये 5 के बाद और एक डंडा है, यानी 6 हो गया, ठीक है। फिर ये 4 और ये 2 हो गया। अब इसका टोटल करने से कितना आएगा, 20 आना चाहिए, क्योंकि 20 वर्कर का वेजेस है, उन्हीं को बोनस मिलेगा, तो वर्कर तो टोटल 20 है, उन्हीं का वेजेस कैलकुलेट चेक करके देख लो। 5 + 3 8, 4 + 6 10, 10 और यहाँ पर 8 20 8, और ये देखो 5 3 8 और 2 10, 10 और यहाँ पर 10 20 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एफ एक्स करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी है, और एक्स कौन सा है, एक्स हम लोग का यहाँ पर, ये देखो, ये वाला एक्स होगा, बोनस एक्स है, ठीक है, ये रुपीज लिखा है मैंने, बोनस एक्स है। तो यहाँ पर बोनस ही पूछा है, देखो यहाँ पर क्या पूछा, क्या है, हमें पूछा है कि बोनस पेड का एवरेज, तो फिर बोनस का ही एवरेज करेंगे। अगर वेजेस का एवरेज पूछता, फिर इसका मीड वैल्यू निकाल के करना पड़ता। तो 100 इंटू 3, ये ओरली हो रहा है तो कर ले रहे हैं, 300, 500 इंटू 200, यानी कि 1000, ठीक है। फिर ये हो गया 1800, फिर ये हो गया 1600, ये हो गया 1000, ठीक है। तो समेशन एफेक्स, तो ये हो गया 1000, 2000, 3000, 4000, 4000, 900 प्लस 800, 5700। तो एक्स बार कितना हो जाएगा, 5700 डिवाइडेड बाई 20, 285, ये रुपीज में आंसर आएगा, क्योंकि बोनस जो है वो रुपीज में, देखो यहाँ पर रुपीज में रहेगा, 285 रुपीज में दिया हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी, अगर कोई 285 बिना रुपीज वाला ऑप्शन होता, मान लो 285 ऑप्शन में है बट रुपीज नहीं है, और एक 285 ऑप्शन में है जिसमें रुपीज लिखा हुआ है, तो तुम लोग को रुपीज वाला ही आंसर देना चाहिए, क्योंकि डिवाइड करने से रुपीज कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है कि तुम लोग आंसर बिना रुपीज वाला दे दोगे, तो ये गलती मत करना, ठीक है। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, ये पहले भी बोला हुआ है मैंने। मान लो ई और एक ऑप्शन है, सपोज करो कि ये एक ऑप्शन है और जिसमें लिखा हुआ है 285, ठीक है, रुपीज वगैरह नहीं है, तो फिर कौन सा भी टिक करना चाहिए, इसमें टिक करना चाहिए। मतलब 285 देखा नहीं कि टिक कर दिया, ऐसा मत करो, वैसा दे सकता है कंफ्यूजन के लिए, ठीक है, लेकिन रुपीज वाला ही आंसर होगा, क्योंकि हमें रुपीज में आंसर पूछा था कि बोनस पेड पर वेज अर्नर कितना है, तो वो तो रुपीज में ही आएगा। ठीक है, देखो एरिथमेटिक मीन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। ये 7 वाला भी मीन रिलेटेड है, लेकिन ये क्वेश्चन तब तक नहीं कर सकते जब तक हम लोग मीडियन नहीं पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें ना ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, मतलब मिसिंग टर्म्स है, तो मिसिंग टर्म में दोनों मीन और मीडियन को साइमल्टेनियसली यूज करना पड़ेगा, तो इसीलिए 7th वाला नहीं पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है मीडियन स्टार्ट करेंगे। मीडियन का मतलब ये देखो, लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था तब हम लोगों ने नोट डाउन कर रखा है कि कैसे पढ़ना है, तो मैंने बोला था लास्ट दिन अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे, उसके बाद मीडियन मोड ऐसे करके। तो अरे अरे काफी हमें चला गया, ये रहा। अब नेक्स्ट हम लोग मीडियन पढ़ेंगे, अरिथमेटिक मीन कंप्लीट किया, अब मीडियन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग करो मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, ठीक है, जिसको स्टैटिस्टिक्स में हम लोग बोलते हैं मीडियन। ये हो गया मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू। अच्छा, इसका और भी 2-3 नाम है,
पोजिशनल एवरेज, यहाँ पर एवरेज कैसे निकालते हैं, पोजीशन के अकॉर्डिंग, इसीलिए इसे पोजिशनल एवरेज या फिर लोकेशन एवरेज भी बोला जाता है। ठीक है, लोकेशन के हिसाब से होता है, मतलब कहाँ ये लोकेट कर रहा है, मतलब कहाँ पर इसका पोजीशन है, और होता है सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू। ठीक है, इसको सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू, सेंटर में होता है, मिडिल यानी सेंटर, इसीलिए सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू बोला जाता है। अच्छा, लोकेटेड स्पेलिंग क्या हो गया ये, ठीक है। अच्छा, अब देखो जैसे हम तुम लोग को पूछते हैं एग्जाम्पल 2 4 9 15 36। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है, बोलो मिडिल वैल्यू कौन सा है इसमें से। 9। 9 है। ठीक है, मिडिल में कौन है, 9 है। ये देखो मिडिल मतलब क्या होता है, ये पूरा बीच में, इधर भी जितना रहेगा इधर भी, लेफ्ट और राइट साइड में इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होने से मिडिल हुआ। तो इधर 2 4 है, इधर 15 और 36 है, आंसर आ गया 9। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल वैल्यू। इसको बोलते हैं पोजीशन के हिसाब से, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है। ठीक है, इसका पोजीशन अगर पूछे तो क्या है, थर्ड पोजीशन है। थर्ड पोजीशन में मिडिल वैल्यू मिला, या फिर इसको बोल सकते हैं थर्ड टर्म। ठीक है, ये बेस्ट होगा, थर्ड टर्म बट वैल्यू 9। ठीक है, मिडिल वैल्यू जो है वो 3 नहीं है, मिडिल टर्म थर्ड टर्म मिडिल वैल्यू 9। ठीक है, थर्ड टर्म मिडिल वैल्यू 9। अब लोकेटेड एवरेज इसीलिए, लोकेशन एवरेज इसीलिए क्योंकि इसका लोकेशन कहाँ पर है, थर्ड नंबर पे। ठीक है, सेंट्रली, क्योंकि ये बीच में है, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसके बीच में, इसीलिए इसका इस तरीके से नाम दिया गया है। अच्छा, और एक एग्जाम्पल देते हैं, 2 15 36 9 और 4। बोलो इसमें मिडिल वैल्यू कौन सा। 36। लेकिन ये आंसर हमारा गलत होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब भी मिडिल वैल्यू निकालेंगे, ये आंसर रॉन्ग आंसर है, क्योंकि मिडिल वैल्यू जब निकालते हैं तो डेटा को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके तभी वैल्यू निकालना होता है। जैसे अगर तुम लोग इसमें देखोगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में था, 2 4 9 15 36, शॉर्टर टू ग्रेटर था, बट इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए ये आंसर रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये हो गया, स्टेप 1 ये लिख लो कि जब भी मिडिल वैल्यू निकालोगे तो क्या करना है, अरेंज करना है ऑब्जर्वेशंस को आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज ऑब्जर्वेशंस आइदर इन असेंडिंग मतलब शॉर्टर टू ग्रेटर और डिसेंडिंग ग्रेटर टू शॉर्टर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब बस तुम लोग इतना याद रखो कि ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लेना है, अगर वो अरेंज नहीं है उसके बाद ही आंसर देना है। ठीक है, तो क्या करना है, असेंडिंग करोगे क्या डिसेंडिंग करोगे, देखो कोई भी करोगे आंसर आएगा, बट हम प्रेफर करते हैं कि असेंडिंग ही कर लो, शॉर्टर टू ग्रेटर, क्योंकि हम जो, मेरा ये ज्यादा हैबिट है, तो हम जो भी क्वेश्चन करेंगे इसी के बेसिस पे करेंगे, तो हमारा सिमिलर होगा, तो तुम लोग को भी समझने में आसानी होगा। तो असेंडिंग ही कर लेना, शॉर्टर टू ग्रेटर, शॉर्टर टू ग्रेटर अरेंज करने के बाद ही तुम लोग को आंसर देना है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देते हैं मीडियन वैल्यू निकालने का फॉर डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन। डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस का मतलब जहां पर फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं होता है उसी को डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। क्या ये हम लोगों ने पहले किया, बिल्कुल। ये देखो अनक्लासिफाइड या डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस, इस पे लास्ट भी नहीं डिस्कशन किया, जहां पर फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी रिलेटेड डेटा नहीं होता है।
उसमें ये बोला गया है इफ एन ऑड है, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर वो ऑड है देन मिडिल टर्म then if n equal to even, then average of two middle term values, यहाँ पर भी वैल्यू लिखना, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आएगा। अभी एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आएगा ये मैंने क्या बोला है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 1। ठीक है, मैंने लिखा, तुम लोग मुझे बताना इसका मिडिल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, जैसे कि 15, 13, 2, 10, 40। मेरा क्वेश्चन है फाइंड मीडियन। अभी जितना भी लिखवा है उसको अच्छे से देखो, देख के मुझे बोलो इसका आंसर क्या है। मैम 13। सबसे पहले क्या करना है, इसे अरेंज करना है। स्टेप 1 क्या करेंगे, अरेंज। कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग मतलब शॉर्टर टू ग्रेटर। कर लो, सबसे पहले आएगा 2, 10, फिर 13, फिर 15, फिर 40। ठीक है, अब देखना है, बस ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो ऑब्जर्व करने से क्या आ जाएगा, इन ये सॉरी मिडिल में कौन बैठा हुआ है, 13 बैठा हुआ है। लेकिन अब मुझे यहाँ पर जो फॉर्मूला बोला है ये एक डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं है। बोला है एन जो है वो अगर ऑड है, तो एन यहाँ पर क्या है, ऑड है कि इवन। एन कितना है, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बोलो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कितना है, 5 तो ये ऑड हुआ कि इवन हुआ, odd। ऑड। ठीक है, तो फिर बोल रहे हैं मिडिल टर्म वैल्यू होना चाहिए। तो मिडिल टर्म कौन सा है इसमें से, मिडिल टर्म, पहले मिडिल टर्म करते हैं। मिडिल टर्म कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 टर्म है। मिडिल टर्म कौन सा है, थर्ड। ठीक है, और उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है 13, तो हमारा आंसर 13 आ गया। तो इसमें देखो ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, जो चीज नॉर्मली हो सकता है उसमें फॉर्मूला मत यूज करो। लेकिन ये मैंने बता दिया क्योंकि देखो एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है ना, क्योंकि एमसीक्यू में स्कोप ज्यादा होता है। इस तरीके का कुछ भी पूछ लिया कि डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन में एन ऑड देन मिडिल वैल्यू, फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दे ही सकता है, तो पता होना चाहिए। तो इस वजह से ये फॉर्मूले का मतलब ये हो गया जो तुम लोग नॉर्मल देख के बता सकते हो। ठीक है, अच्छा अब दूसरा एक एग्जांपल लेंगे, उसमें बताना तुम लोग मीट वैल्यू क्या होता है। 5, 3, 15 और 6। ठीक है, तुम लोग मुझे बताओ मीडियन क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन में लेकिन मीडियन ही बोलेगा, मिडिल वैल्यू कम ही बोलेगा, मीडियन लैंग्वेज यूज होता है। 5.5। 5.5, हाँ थोड़ा थोड़ा ठीक है। 5.5 थोड़ा थोड़ा ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर लिखा मैंने, पहले इसको स्टेप 1 में क्या करेंगे, अरेंज शॉर्टर टू ग्रेटर, ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले आएगा 3, फिर 5, फिर 6, फिर 15। ठीक है, अब एन देखो, एन क्या है, एन है हम लोग का 4। 4 का मतलब क्या हो गया, इवन। अगर इवन हुआ तो हमें कुछ रूल्स बोल रखा है, लेकिन रूल्स बोलने के पहले हम तुम लोग को ऐसे ही समझाने का कोशिश करते हैं। तो मेरा मिडिल वैल्यू क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ ना मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। फर्स्ट है 3, फिर 5, फिर 6, फिर 15। मतलब मुझे क्या चाहिए, ये 5 और 6 के बीच में अगर एक वैल्यू होता तो हम देख के यही बता देते भाई यही वाला वैल्यू होगा। जो मैंने ब्लू कलर का एरो लगाया वहां अगर कोई एक वैल्यू मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता। तो अब मुझे क्या चाहिए, 5 और 6 के बीच का वैल्यू चाहिए। तो वो हम कैसे निकालेंगे, 5 और 6 का हम कर देंगे एवरेज। ठीक है, तो 11/2, तो यहाँ पर कितना आ गया, 5.5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने ये फॉर्मूले में, इफ एन इवन देन एवरेज ऑफ टू मिडिल टर्म वैल्यूज। ठीक है, तो एवरेज ऑफ टू मिडिल टर्म वैल्यू हो गया ये हम लोग का जो है
टर्म निकल के आया, ठीक है, मतलब जैसे द मिडिल टर्म वैल्यू आंसर होगा मिडिल टर्म वैल्यू, तो यहाँ पर 2 मिडिल टर्म वैल्यू लिखा है, लेकिन ये मैंने एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म लिखा है, लेकिन ये इसको हम क्या बोले, ये टर्म है, जैसे ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पर ये मेरा थर्ड टर्म होना चाहिए, ये मेरा फोर्थ और ये मेरा फिफ्थ हो गया, ठीक है, तो ये थर्ड टर्म मुझे चाहिए था जिसका वैल्यू मैंने निकाल दिया 5.5, ठीक है, तो मेरा मीडियन का आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला 5.5, मतलब थर्ड टर्म मेरा मिसिंग था, अगर वो होता तो हम लोग देख के ही लिख देते, लेकिन हम लोग क्या कर सकते, जब इस तरीके का कंफ्यूजन है, हमें क्या चाहिए 5 और 6 के बीच का वैल्यू, और अगर देखोगे ध्यान से 5.5 लेकिन 5 और 6 के बीच में ही लाई करता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये 5.5 हमारा सही आंसर है। तो यहाँ पर वही लिखा है एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म वैल्यूज, 2 मिडिल टर्म में जो वैल्यूज है, 2 मिडिल टर्म निकल के आ रहा है ना 5 और 6, उसका एवरेज करोगे जो आंसर आएगा वही मेरा मीडियन हो जाएगा। तो देखो डिस्क्रीट में मीडियन कैसे निकालना है ये हम लोगों ने सीख लिया, लास्ट दिन भी ऐसे ही सीखा था, पहले अनक्लासिफाइड या डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस में एरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं वही सीखा था, ठीक है, आज भी हम लोगों ने वैसे ही सीखा कि जो अनक्लासिफाइड डेटा है उसके लिए हम लोग किस तरीके से मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या सीखेंगे, सिंपल फ्रीक्वेंसी के लिए सीखेंगे, ठीक है, सिंपल फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा वाला, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल फ्रीक्वेंसी के लिए सीखेंगे, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, ये जो दिख रहा है ये तुम लोगों को, ये वाला, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं ये जो किसी में क्या दिखता है किसी में क्या नहीं दिखता है, ये वाला टेबल जो है वो सभी चीजों के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है, इसीलिए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग लिखवाया है, चाहे मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, सभी के लिए। चलो ठीक है, अब हम लोग सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन सीखेंगे, तो यहाँ पर हेडिंग करेंगे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक्स रहेगा और एफ रहेगा, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, तो एक्स का वैल्यू सपोज है 4, 7, 8, 10 और 15, और फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3, ठीक है। अब बोला है फाइंड मीडियन, यानी कि मिडिल वैल्यू कितना होगा वो निकालो। क्या मैंने जैसे तुम लोग को फ्रीक्वेंसी का मतलब समझाया था उसका यूज करके तुम लोग निकाल सकते हो, हम एक हिंट्स दे सकते हैं, यहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो रहा है, पहले 2 4 है, उसके बाद 3 7 है, ठीक है, अब तुम लोग कोशिश करके मुझे बता सकते हो ऐसे लिख के, फिर ऑब्जर्व करके कि मीडियन क्या होगा, मैंने प्रोसेस बता ही दिया बातों बातों में, बोलो क्या आंसर होगा करके। 8. 8, 8, हाँ 8 होगा, ठीक है, सही बात। देखो 4 4 7 7 7, अच्छा 8 एक बार है तो इसको लिख लेते हैं 8, कॉमा दिया 8, फिर उसके बाद है 10 3 टाइम्स, फिर उसके बाद है 15 2 टाइम्स, तो देखो ये शॉर्टर टू ग्रेटर अरेंज हो गया। अब ये शॉर्टर टू ग्रेटर वाला जो स्टेप है अरेंज करने वाला, ये स्टेप 1 मैंने अलग से ही लिख दिया है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, सभी के लिए मतलब चाहे वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या अनक्लासिफाइड हो, ठीक है, तो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा कि अगर अरेंज किया जा सकता है तो अरेंज करना पड़े, ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ पर देखो कि मिडिल में कौन सा है, तो मिडिल में अगर 8 है जो कि आंसर सही है, तो फिर इधर भी जितना डेटा होगा इधर भी उतना, इधर 1 2 3 4 5 बचा, और इधर भी देखो 3 और 2 5 बचा, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया मीडियन का, मीडियन का आंसर आ गया 8, ठीक है। और कितना नंबर टर्म हम लोग का मिडिल वैल्यू हुआ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मीडियन हो गया, ऐसे लिख सकते हो, मीडियन हो गया 6th टर्म वैल्यू 8, ठीक है, 6th टर्म वैल्यू 8, ठीक है, ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि टर्म 6th है,
वैल्यू 8 है, तो मीडियन पूछने का मतलब मिडिल वैल्यू। तो अगर मीडियन पूछा तो आंसर हमें हमेशा 8 ही देना है, ठीक है। 6 टर्म अगर नहीं भी बोलते हैं तो भी चलेगा, वैसे तो देखो वो एमसीक्यू में जो पूछेगा वही बताना है, लेकिन 6 टर्म वैल्यू 8, तो मीडियन का आंसर लेकिन 8 ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब मीडियन जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। तो अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखे तो क्या होगा, पहला है 2, 2 में क्या क्यूमुलेट होगा, 3, 2 में 3 क्यूमुलेट होने से कितना आ जाएगा वैल्यू, क्यूमुलेट होने का मतलब ऐड होना, 5, 5 में फिर 1 ऐड होगा, मतलब 2 प्लस 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। 6 में फिर 3 ऐड हो जाएगा, मतलब 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3, 9 हो जाएगा। 9 में फिर 2 ऐड हो जाएगा, मतलब 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2, 11 हो गया, ठीक है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। अब इसमें से कैसे देख सकते हैं, देखो इसमें मिडिल कौन सा है, 6 है। देखो 2 5 6 9 11, इसमें मिडिल कौन सा है, 6 है। ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, इसमें मिडिल मेरा क्या है, मिडिल मेरा 6 है। लेकिन आंसर क्या होता है, आंसर ये x होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। तो 6 जो है उसके अगेंस्ट में x कितना है, 8 है, तो मेरा आंसर क्या होगा, 8, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो, ये दोनों में से कोई एक तरीका। ये हो गया सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बट इसमें हमारे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, मीडियन का ज्यादा। ये चीज तो हमारे यहाँ पर मतलब उतना बताया ही नहीं गया, फिर भी एक बार हम लोगों ने देख लिया। मेन आता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये भी आता है, ये ऑब्जर्व करके, ये भी डिस्क्रीट वाला भी आता है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये वाला पढ़ने वाले, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर क्या होता है, क्लास इंटरवल होगा और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करके होगा, हमें एग्जांपल ले लेते हैं। इसका पहले एक फॉर्मूला होता है, वो लिख दे। फॉर्मूला काफी बड़ा सा है, देखो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू C, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अगर तुम लोग पहले कभी सीखे हो सकता है C के जगह I लिखा गया है, वो अलग अलग जो है मतलब डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, तो तुम लोग वैसे भी लिख सकते हो। हम इसमें ज्यादा कंफर्टेबल है, मैंने ऐसे लिख लिया। अगर पहले सीखा हुआ है तो नया करके ये वाला करने का जरूरत नहीं। अगर तुम लोग n के जगह यहाँ समेशन F सीख रखे हो, या F के जगह यहाँ पर जो है कुछ और, C के जगह I होता है, अगर ऐसा सीख रखे हो तो वो भी कर सकते हो, बात एक ही है, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। बस मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सी लिख रहे हो तो उसका भी मीनिंग जो होगा, आई अगर लिख के सीखा हुआ है तो उसका मीनिंग भी वही होगा, बस डिफरेंस इतना है, कोई सी लिखता है कोई आई लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है, ये शॉर्ट में लिख दिया, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, एल का मतलब, ठीक है। फिर एफ का मतलब ये वाला, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। सी का मतलब क्लास लेंथ ऑफ मीडियन क्लास। अच्छा, और क्या बचा, सी एफ का मतलब होता है क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास just preceding the median class, just preceding the median class। मीडियन क्लास, और एक बच गया, और एक है हम लोग का एन। एन का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। याद हो जाएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा, अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इसके बदले हम एक एग्जाम्पल लेके इसको थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में ले रहे हैं क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास में 10 to 19, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39,
40 to 49, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ले लिया मैंने 8, 3, 4 और 5, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले निकालोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा वाला निकालेंगे, क्योंकि हम लोग दो तरीके का पढ़ चुके हैं, लेस देन और ग्रेटर देन टाइप। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा वाला फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जो लेस देन टाइप है, मतलब जैसे है वैसे स्टार्ट करेंगे, नीचे से ऊपर नहीं जाना, ऊपर से नीचे ही जाएंगे। तो 8, 8 प्लस 3 11, ठीक है। क्यूमुलेट करते जाना है। 8 प्लस 3 प्लस 4, मतलब 11 में 4 ऐड हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 15 में 5 ऐड हो गया 20। अब देखो, ऐसे भी लिख सकते हो 8 फिर 13, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ये 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 प्लस 4, इतना लिखने का जरूरत नहीं, सीधा ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। देखो, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर सीधा ऐसे भी लिख सकते हो। पहला 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 5 20, तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो इतना बार लिखना जरूरी नहीं है, ऐसे भी लिख के कर सकते हो, दोनों में सेम आंसर आएगा। अच्छा, सबसे पहले फॉर्मूले में दिख रहा होगा तुम लोग को n/2, तो हम लोग भी निकालेंगे n/2, ठीक है। तो n/2 क्या होता है, n का मतलब क्या है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करके देख लो कितना होगा, कितना होगा बोलो तो 20 ही होगा, क्योंकि ये 8 से लेके 5 तक का टोटल, तो 8, 3, 5 का टोटल ही तो 20 है, मतलब यही मेरा n होता है। देखो, फिर से बता रहे, बात समझ में आए कि नहीं। जब हम लोग क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं तो सारी फ्रीक्वेंसी का एडिशन ही तो कर रहे हैं। देखो ना, लास्ट लाइन तो यहाँ पर, अच्छा एक 4 मेरा छूटा हुआ है, वो गलती से छूट गया है, ये मत सोचो कि ऐड नहीं होगा। 8 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है, तभी 20 होगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, 8 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और अगर ऐसे करते हो तो भी तो वही करते हो, मतलब यही मेरा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिसको यहाँ पर n से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल N का मतलब ही यहाँ पर बहुत से लोग समेशन f भी लिखते हैं, वो भी चलेगा। तो n/2 कितना आ जाएगा, 20/2, यानी कि मेरा आ गया 10, ठीक है। अब ये मुझे किस चीज में हेल्प करेगा, सबसे पहले ये जो मुझे है, ये जो आंसर आया ना 10, ये मुझे किस चीज में हेल्प करेगा, ये स्टेप 1 बोल सकते हो। स्टेप 1 में मुझे क्या करना है, फाइंड आउट मीडियन क्लास फाइंड आउट करने का कोशिश करना है। उसके लिए मुझे क्या हेल्प किया जाएगा, किस तरीके से, n/2 से हेल्प मिलेगा। मेरा आंसर आया 10। अब बोलो 10 कौन से क्लास में लाई कर रहा है, 10 जो वैल्यू है वो कौन से क्लास में लाई कर रहा है, वही मेरा मीडियन क्लास होगा। 10 to 19. 10 to 19, ठीक है। तो 10 to 19 में मेरा ये वाला लाई कर, ठीक है। 10 to 19 में ये मेरा लाई कर रहा है, तो इसका मतलब 10 to 19 मेरा क्या हो गया, मीडियन, ठीक है। 10 to 19 मेरा मीडियन क्लास हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, मुझे सारा डेटा एक एक करके फाइंड आउट करना है। तो अब मुझे मीडियन निकालना है, तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मुझे तो फॉर्मूला याद है तो हम लिख लेंगे, तुम लोग याद कर लेना, ठीक है। तो देखो, मैंने लिख लिया, क्योंकि मेरा तो हैबिट हो गया है, तो हम लिख सकते हैं। n/2 मुझे पता चल गया है पहले ही, n/2 मेरा 10 आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब देखो बाकी क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले L1 का मतलब क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। अच्छा, मीडियन क्लास को हम कवर कर देते हैं, मीडियन क्लास मेरा ये वाला है, ये है मेरा मीडियम क्लास, ये इस तरीके से कर लिया मैंने, ठीक है। ये है मेरा मीडियम क्लास। तो इसमें लोअर क्लास बाउंड्री कौन सा है, 10 है कि 19 है, लोअर क्लास बाउंड्री कौन सा है, 10. 10, ठीक है। लोअर क्लास बाउंड्री 10 है, लेकिन ये ओवरलैपिंग है कि नॉन ओवरलैपिंग, ये जो क्लास इंटरवल है ये ओवरलैपिंग है कि नॉन ओवरलैपिंग है, Non-overlapping. तो नॉन ओवरलैपिंग से ना हम लोग कोई क्वेश्चन पूरा नहीं कर सकते, हमें ओवरलैपिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो चाहे वो मीन हो चाहे वो मीडियन हो, कहीं ना कहीं जाके जो है ओवरलैपिंग पे इश्यूज हो ही जाता है। जैसे कि जब एरिथमेटिक मीन निकालते हो तो मिड वैल्यू में इश्यूज होता है कि मिड वैल्यू का जो ऐड करके मैंने सिखाया उसमें गैप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ओवरलैपिंग में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि जो भी क्लास मिले उसको हमेशा ओवरलैपिंग करके ही हमें क्वेश्चन करना चाहिए। तो 0.5 ऐड और 0.5 लेस होगा, तो 10 में 0.5 लेस होने से 9.5, ये हो जाएगा 19.5, ठीक है। बाकी नहीं भी करेंगे तो चलेगा, हमें सिर्फ इतने से काम बन जाएगा, और करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, बट नेसेसरी नहीं है।
0.5 ही क्यों आएगा, मैंने बहुत बार बता दिया कैसे करके आता है, डी के थ्रू से आता है, तो यहाँ भी D1 आएगा, ठीक है, तुम लोग चेक करके देख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री फिर आ जाएगा 9.5। 10 की जगह क्या लिखना पड़ेगा तुम लोग को, 9.5, क्योंकि ओवरलैपिंग करके ही हमें कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। अच्छा, n/2 लिख लिया। CF का मतलब देखते हैं क्या बोला है। CF का मतलब बोला है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अरे मैंने क्या एग्जाम्पल ले लिया, मीडियन क्लास का तो प्रीसीडिंग कोई क्लास है ही नहीं। ओ अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने एक गलती कर दिया, क्या गलती कर दिया, यहाँ से यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया मेरे से। क्या गलती हुआ, ये 10 जो है ये मुझे यहाँ पर ढूंढेंगे, लेकिन वो पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना था उसके बाद, ठीक है। ये 10 के बाद से प्रोसेस फिर से एक बार रिपीट करेंगे, ठीक से सुनो। ये 10 जो है वो क्लास में कहाँ लाई कर रहा है वो मैंने पूछ लिया, तो आंसर मिला 10 to 19, जो कि सही था, बट मैंने गलत पूछा। ये 10, मुझे ये बताओ ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहा है, मतलब ये 10 कहाँ मिलेगा, 8, 11, 15 या 20। मतलब ये कैसे समझोगे, देखो हम बताते हैं, तुम लोग मुझे बताने का कोशिश करना। ये 8 का मतलब क्या है पता है, कि यहाँ पर 1 से लेके 8 वैल्यूज है, तभी तो फ्रीक्वेंसी 8 है। 1 से लेके 8, या फिर रिपीटेशन 8 है, ठीक है, या फिर इस कैटेगरी में 8 है। कैसे पता चला, अभी देखो ना, तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये जो वेजेस वाला क्वेश्चन किया, तो यहाँ पर कैसे करके निकाला, ये फ्रीक्वेंसी कैसे करके निकाला, ये वाला कैसे करके निकाला, वहां पर पूरा डेटा था, उसको देख के ना, मतलब 50 से 55 वेजेस मिलता है, ऐसे 3 लेबर थे, तो फ्रीक्वेंसी 3 आया। तो वैसे ही यहाँ पर इसका मतलब हो गया, ये यहाँ पर 8 डेटा है, यहाँ पर कितना डेटा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 से लेके 8 तक का डेटा है, यहाँ पर 1 से लेके 11 तक का डेटा है, यहाँ पर 1 से लेके 15 तक का है, और यहाँ पर 1 से लेके 20 तक का। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो अब ये 10 कहाँ पर लाई करेगा, 1 से 8 के बीच में, या 1 से 11 के बीच में, 1 से 15 के बीच में, या 1 से 20 के बीच में, 10 कहाँ लाई करेगा, पहली बार कहाँ लाई करेगा, पहला कौन सा बाउंड्री आ रहा है वही लेना है। 1 to 11। हाँ, इसमें लाई करेगा, इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा, लेकिन मैंने क्या बोला, पहला जो आएगा मुझे वही लेना है, ठीक है। तो पहला क्या आया, 1 to 11, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा 10 मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ठीक है, ये 11 में मिलेगा। तो इसका मतलब इस हिसाब से मुझे मीडियन क्लास फाइंड आउट करना चाहिए था, मैंने ये थोड़ा सा जो है तुम लोग को गलत बता दिया, ठीक है। अच्छा हुआ अभी पता चल गया, नहीं तो बाई चांस क्लास खत्म हो जाता तो फिर गलत हो जाता। यही सिखा देते गलती से, तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से बताना, तुम लोग का भी हेडेक हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये इसका मतलब ये जो 10 है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 में आ रहा है, तो उसके ऑपोजिट क्लास देखो क्या है, 20 to 29, ये लेना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्लास, मीडियन क्लास कैसे चूज करना है, हमें पहले जो n/2 आया उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो कहाँ लाई करेगा वो देखना है। तो देखो 8 जो है अप टू 8 तक डेटा है, तो अप टू 8 है तो 10 तो वहां लाई करेगा नहीं, अप टू 11 है तो यहाँ लाई करेगा, 15 में भी करेगा, लेकिन पहले जहां पर आएगा वो लेना है। अब उसके जस्ट ऑपोजिट देखो कौन सा क्लास है, 20 to 29, वही मेरा मीडियन क्लास हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे मेरा मीडियन क्लास हो गया 20 to 29, ठीक है। अब मुझे लेना है लोअर क्लास, L1 का मतलब क्या था, मुझे लेना है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। तो लोअर क्लास, ये देखो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, बोलो लोअर क्लास बाउंड्री इसमें कौन सा होगा, 9, मैंने ठीक कर दिया था, ये देखो, तो फिर बोलो कौन सा लिखे, क्या वैल्यू लिखे, 19.5। सही है, 19.5 लिखेंगे। ये n/2 तो 10 आया था, 10 लिख दिया। CF का मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का प्रीसीडिंग, जस्ट प्रीसीडिंग क्लास ये है, इस क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो लिखना पड़ेगा। तो इस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 8। 8, ठीक है। इस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8, तो 8 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नीचे F का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कौन सा है, 20 to 29, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है वही लिखना पड़ेगा, बोलो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 3।
3, तो 3 लिखते हैं। सी का मतलब क्या बोला है? सी का मतलब बोला है क्लास लेंथ और मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का क्लास लेंथ, क्लास लेंथ का मतलब होता है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास लेंथ। ठीक है, तो क्लास बाउंड्री कौन सा है? 20 to 29 या 19.5 to 29.5? बोलो क्लास बाउंड्री कौन सा होता है? 19.5 to 29.5. तो फिर 29.5 माइनस 19.5 ये हो जाएगा, मतलब आंसर कितना हो गया? 10। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे कैलकुलेटर पे? तो सिंपल तरीका है, पहले इसको कर लो, ठीक है, उसके बाद ये ऐड कर देना। कैसे करोगे? पहले करो 10 माइनस 8, कितना आ गया? 2। 2 इंटू 10, 20 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, प्लस 19.5। तो इंडिविजुअली करना नहीं, पूरा कैलकुलेटर पे बन जाएगा। 26.166 ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये आंसर है। अब इसको हम थोड़ा सा लॉजिकली भी बताएंगे। ये तो फॉर्मूला बता दिया, बट फॉर्मूला ऐसे क्यों हुआ वो हम लॉजिकली बताते हैं। जैसे कि देखो, मैंने ये ऐसे बनाया, ठीक है, ये समझने के लिए। इसमें हम कितने सारे क्लास है? 1 2 3 4, 4 क्लास मैंने 4 पार्ट्स कर दिया, 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा अब देखो, पहला क्लास कहां से स्टार्ट हो रहा है? 9.5 से। खत्म कहां पर हो रहा है? 19.5 में। ठीक है, फिर दूसरा क्लास 19.5 से स्टार्ट होके 29, यहां से स्टार्ट हुआ, 29.5 में खत्म। फिर देखो 29.5 से स्टार्ट हुआ, 39.5 में खत्म। फिर 39.5 से स्टार्ट हुआ, 49.5 लिखा नहीं है, लिख देते हैं, रह गया था, 49.5 में खत्म, तो यहाँ लिख देते हैं 49.5। ठीक है, अच्छा अब ये जो बाउंड्रीज मैंने बनाया, इसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज लाई हो रहा है। एक में है 8, 8 3 4 5, ठीक है, पहले वाले में है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 3 है, 1 2 3। फिर 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा फिर लास्ट में है 5 5 5 5, किससे लिखे? 6 से लिखते थे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा अब मेरा n/2 आया था 10। ठीक है, मेरा n/2 10 आया था, मतलब मेरा जो n/2 का आंसर आ रहा है, ठीक है, वो मुझे किस चीज के लिए हेल्प करता है कि मीडियन क्लास कौन सा हो। ठीक है, तो मीडियन क्लास जो है 29.5 से 19.5 होगा, मतलब मेरा मिडिल वैल्यू 29.5 से लेके 19.5 के बीच में आएगा, जो कि आया हुआ है 26.166। ठीक है, ये आया हुआ है। अच्छा अब इसका मतलब ये आंसर मेरा 10 आया, मतलब 10th नंबर टर्म ये होगा। बात समझो, 10th नंबर टर्म ये होगा। तो अब इसको हम ड्रॉ से बताते हैं। यहाँ पर कितना टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मेरा क्या है? ये मेरा 10th नंबर टर्म है। अगर देखोगे 10th नंबर टर्म, और इसका जो वैल्यू है, इस 10th टर्म का जो वैल्यू है, ठीक है, उस वही मेरा मीडियन क्लास होगा। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग ये देखें कि 19.5 से 29.5 के बीच का जो चेंजेस है या गैप है, वो कितने का है? इन दोनों के बीच में गैप कितने का है बोलो? 19.5 से 29.5 तक जाने में कितना गैप हम लोग कवर कर रहे हैं? 10. 10। ठीक है, और ये +10 बोल देते हैं, क्योंकि 19.5 प्लस 10 करोगे तो 29.5 आएगा। और ये जो यहां से यहां हम लोगों ने जंप किया, इस बीच कितने सारे ऑब्जर्वेशंस थे? देखो, ये फ्रीक्वेंसी तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को ही बताता है ना, तो ये कितने सारे ऑब्जर्वेशंस है बोलो? 9. 3। ये देखो 1 2 3, ये रेड कलर का 3 जो लगा हुआ, ये 3 ऑब्जर्वेशंस है। तो अभी देखो, अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो किया था, ये सब क्या था? ऑब्जर्वेशंस था। 3 5 6 4, यहाँ ऑब्जर्व करके ही तो लिखा था कि 50 से 55 के बीच में किन किन का वेजेस आ रहा है, तो वो वेजेस का ऑब्जर्वेशंस था। ये मान लो मार्क्स का है, कुछ और मान लो। ठीक है, तो ये 19.5 से 29.5 के बीच में कितने सारे ऑब्जर्वेशन है? 3 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो अगर हम लोग 10, अगर हमारा चेंजेस +10 होता है, तो उसमें हमारा 3 ऑब्जर्वेशन और एड ऑन होता है। पहले 8 था,
9.5 से 19.5 था, 19.5 से 29.5 तक जाने में चेंजेस +10 का होता है, ऑब्जर्वेशन +3 हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, पर ऑब्जर्वेशन चेंजेस कितना है, मतलब 3 ऑब्जर्वेशन पे चेंज +10 का है, तो एक एक ऑब्जर्वेशन में चेंजेस कितने का है, 10/3 यानी 3.333 ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब 19.5, ठीक है, फिर उसमें अगर +3.33 करते हैं तो कितना आंसर आता है पता है, 22.83। वो ये वाले रेड का वैल्यू है, ये वाला जो रेड कलर है इसका वैल्यू है 22.83 इस ऑब्जर्वेशन का। अब चेंजेस कितना है पर ऑब्जर्वेशन में 3.33, तो अगर ये रेड वाला 22.83 है, फिर आगे वाले ऑब्जर्वेशन 33 ऐड होगा क्योंकि सभी में चेंजेस 3.33 का इम्पैक्ट होता है, तो फिर 22.83 प्लस 3.33, तो ये कितना आ गया देखो 26.16, ठीक है। अब मैंने 333 ले लिया होता तो 0.1666 दिखता, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया 26.16। तो देखो फॉर्मूले से भी वही आया था, तो फॉर्मूला इस तरीके का बना हुआ है, लेकिन क्या इस तरीके से ड्रॉ करके करना एग्जाम में पॉसिबल है, नहीं है, तभी फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो ये हम लोग क्या सीखे प्रैक्टिकली, ये देखे कि कुछ बाउंड्रीज है जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस लाई कर रहा है, तो बाउंड्रीज का चेंजेस जब 19.5 से 29.5 हो रहा है, यही मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें भी निकालना पड़ेगा और n/2 इसमें भी निकालना पड़ेगा, ड्रॉ करके करोगे तो भी, तो 10 आया, ठीक है। इसका मतलब मेरा 10th नंबर ऑब्जर्वेशन मिडिल वैल्यू है, ये पता है, लेकिन उसका मुझे वैल्यू निकालना है। 10th नंबर ऑब्जर्वेशन मेरा मिडिल वैल्यू का आंसर देगा, बट मुझे तो टर्म पता है 10th, लेकिन उसका वैल्यू नहीं पता, वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर 19.5 से 29.5 बाउंड्री जाने का चेंजेस कितना है +10, और इसमें 3 ऑब्जर्वेशंस बिलोंग कर रहे हैं, तो पर ऑब्जर्वेशन में चेंजेस 3.33, ठीक है। तो पहले ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू कितना होगा 19.5, उसके बाद कितना चेंजेस ऐड होगा 3.33, तो कितना आया 22.83, फिर उसमें कितना चेंजेस ऐड होगा अगेन 3.33, तो कितना आंसर आया 26.16। तो मुझे 10th नंबर टर्म का वैल्यू मिल गया 26.16, बट ये कभी भी करना पॉसिबल नहीं है, तो तुम लोग को ये जो बड़ा सा फॉर्मूला दिख रहा है ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब पहले याद किया हुआ है कभी भी तो उस हिसाब से ही याद रखो, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो एन वगैरह लिखा है उसमें कुछ और लिख के याद किया हो तो वो भी कर सकते हो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। पहला, इफ y इक्वल a plus bx, then median of y equal to a plus b into median of x. Second, change of origin and scale both affect median, ठीक है। देखो, स्केल चेंज और ओरिजिन चेंज दोनों में मीडियन इंपैक्टफुल होगा, मतलब ये जो मैंने सिखाया था तुम लोग को लास्ट क्लास में, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने चेक करवाया था कि कैसे चेंज होता है, इफेक्ट होता है। इफेक्ट का मतलब क्या था कि अगर हम लोग एक्स का जो एरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं, अगर उसमें एक्स में जो भी चेंजेस करें, जैसे एक्स को x+2 किया तो एरिथमेटिक मीन का आंसर भी ओरिजिनल +2 हो जाएगा, तो 10+2, -5 किया तो 10-5, मतलब जितना हमारा ओरिजिन चेंज हुआ प्लस या माइनस में, उतना ही हमारा मेन आंसर चेंज होगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं कि ओरिजिन चेंज और स्केल चेंज में इंपैक्टफुल होता है। तो एक तो मैंने बता दिया था कैसे होता है, और सभी में चेक अभी नहीं करवा सकते, ठीक है, मतलब वो जरूरत भी नहीं है, कंसेप्ट समझने के लिए एक मेथड ही काफी है, चाहे मीन देखो मीडियन। मोरल ऑफ द स्टोरी ये याद रखना है कि इंपैक्टफुल होता है कि नहीं होता है, अगर इंपैक्ट होता है तो कैसे इंपैक्ट होता है, तो ये ऐसे होता है,
ठीक है। तो मीडियन में भी वैसे ही होगा कि अगर हम लोग एक्स वैल्यूज को चेंज करेंगे तो उसका मीडियन वैल्यू भी उतने से ही चेंज हो जाएगा। चलो एक हम तसल्ली के लिए बता देते हैं, ठीक है, कैसे बताएं, यहाँ पर बताते हैं। देखो एक बताते हैं, ठीक है, ज्यादा इस पे टाइम देना कोई बेवकूफी है, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज भी है। जैसे देखो ये जो मीडियन था 3, 5, 6, 15, मान लो मैंने इसमें सभी में 2 ऐड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 5, 7, 8, 17, ठीक है। मीडियन वैल्यू कितना होगा, 7 + 8 इसका एवरेज, तो 15/2 7.5। तो मेन वैल्यू आया था कितना, 5.5, इसमें 2 ऐड करेंगे क्योंकि बाकी सब में हम लोगों ने 2 ही ऐड किया, तो आंसर क्या आ गया 7.5। मतलब स्केल चेंज में इंपैक्टफुल होता है, ठीक है, यही चीज है। तो ये तुम लोग खुद भी घर पे अपने आप चेक करके देख सकते हो इसको, और हम अलग से क्या बताए, ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस पे काफी सारा टाइम दिया। मीन का एकदम डिटेल्स में बता देते हैं ताकि तुम लोग बाकी अपने आप भी कैलकुलेट कर सको, क्योंकि वो सारा कैलकुलेट करना मेन बात नहीं है, मेन हमें चीज समझने से मतलब है कि कैसे इंपैक्टफुल होता है। तो मैंने प्लस वाला दिखा दिया, तुम लोग को इंटरेस्ट है तो घर पे माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन ये सब ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ये जो लिखा उसके बेसिस पे। जैसे ऐसे दिया हुआ है, गिवन 2x - 5y = 10 if मीडियन ऑफ x 16, फिर मीडियन ऑफ y कितना होगा, ये पूछा है, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग के पास एक इक्वेशन है 2x - 5y = 10। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोला है, इफ y = a + bx, मतलब हमें इक्वेशन को कैसे अरेंज करना है, लेफ्ट हैंड साइड में मतलब y = a + bx इस फॉर्मेट में रखना है। तो 2x - 5y को अगर y = समथिंग करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाए, इधर y रखेंगे, बाकी सब डेटा इधर जाएगा, ठीक है। अब इसको और भी थोड़ा अरेंज करते हैं, 1/-5 -2/-5x, और भी इसको अरेंज करेंगे तो ये कैसे दिखेगा, y = 1/5, ये माइनस, और ये हो गया, यहाँ लिखते हैं प्लस, और यहाँ पर लिखेंगे -2/-5x, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5x, ठीक है। तो y = a + bx के साथ अगर कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया y = -1/5 + 2/5x, ठीक है। तो इसमें कंपेयर करना है हमें, a कितना हो गया ये वाला, b कितना हो गया ये वाला, ठीक है। तो a कितना है -1/5, b कितना है +2/5, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोला, ऐसे अरेंज कर लिया, मीडियन ऑफ x बोल रखा है, मतलब x का जो मीडियन वैल्यू है वो बोल रखा है 16, हमें y का मीडियन वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बोला है y, यहाँ पर क्या निकालना है, इफ y = a + bx है, देन मीडियन ऑफ y = a + b into मीडियन ऑफ x। तो मीडियन ऑफ y = a + b into मीडियन ऑफ x होता है, ठीक है। ये क्यों होता है, ये स्केल चेंज और ओरिजिन चेंज की इंपैक्ट के लिए ही होता है। ये मैंने देखो अरिथमेटिक मीन में भी लिखवाया हुआ है, y बार a + bx बार, सेम तरीके से y बार की जगह मीडियन है, क्योंकि वो बार जो है अरिथमेटिक मीन के लिए होता है, ये मीडियन के लिए होता है। तो यहाँ पर एम ऑफ y मतलब मीडियन ऑफ y निकालना है, ठीक है। एक मीडियन ऑफ x कितना आया 16, b कितना आया है, b आया है 2/5, और a कितना आया है -1/5, और ये कितना आया है 2/5। अब हम लोग को ये कैलकुलेट करके देखना है कितना आंसर आए, -1/5 + 32/5, तो ये हो गया 531, ठीक है। तो ये कितना आंसर आ जाएगा 31/5, तो ये हम लोग का बी है 32 होगा बाई 5, ठीक है। और ये 1/5, 1/5, तो अच्छा ये 10 था, देखो मैंने गलत लिख लिया, ये 1 नहीं था, ये 10 था, ये गलत लिख लिया, इस वजह से ये 10 होगा, ये भी 10 होगा, मतलब -10/5। तो ये -10/5 होगा, 0 ऐड करना है, ठीक है, 0 नहीं लिखा मैंने यहाँ पर भी,
ठीक कर लेते हैं, -10/5। तो -10 + 32 ये हो जाएगा हम लोग का, फिर वैल्यू चेंज हो जाएगा। (22/5) 4.4। ठीक है, तो मीडियन ऑफ y का आंसर कितना हो जाएगा? 4.4। ये मीडियन ऑफ y का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी हमें क्या बोल रहा है? पहला प्रॉपर्टी हमें वही बोल रहा है कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल में इम्पैक्टफुल होता है। ठीक है, तो अगर इम्पैक्टफुल हुआ तो अगर हम लोग चेंज करते हैं x को इस तरीके से, y = a + bx करते हैं, तो कैसे निकालेंगे? बोल रहा है कि मीडियन ऑफ y, तो क्या हो जाएगा? मीडियन ऑफ y a + b मीडियन ऑफ x, मतलब स्केल चेंज ओरिजिन चेंज इनटू जो ओरिजिनल वैल्यू है मीडियन का वो लेंगे तो सेम आंसर आएगा, बिकॉज चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों से इम्पैक्टफुल होता है। तो ये आंसर आ गया हम लोग का इसके हिसाब से 4.4। ठीक है, ये 4.4 आंसर आ जाएगा, सेम जैसे यहाँ पर होगा। ठीक है, और प्रॉपर्टीज तो नहीं करवाएंगे, तुम लोग एक काम कर सकते हो, क्या होमवर्क कर सकते हो वो हम बता देते हैं। ठीक है, ये देखो तुम लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। होमवर्क क्या कर सकते हो, ये देखो सेट बी का क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो, हम बोलते जा रहे तुम लोग लिखते जाओ। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 2, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद उसके बाद 16, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 16 सेट बी का ही बोल रहे हैं। ये 1 वाला जो मीडियन वैल्यू रह गया था वो कैलकुलेट करके देख सकते हो, और ये 3 वाले में मीडियन निकाल के देख सकते हो, सेट सी का क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसके अलावा ये जो है ये करके देख सकते हो, ये मोड से रिलेटेड है, ये करके देख सकते हैं 7th वाला। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस मैंने बोला ये चाहो तो तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो, मतलब देखना चाहिए, अगर देखोगे तो प्रैक्टिस होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम होमवर्क में दे रहे हैं, जो कि नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। ये तुम लोग आज जो पढ़ा है उसी के बेसिस में होगा, अभी भी मीडियन कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ 1-2 प्रॉपर्टी बाकी है, वो होगा तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो पढ़ लिया है उससे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना। ठीक है, फिर आज इतना ही करते बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।